हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है इस अनोखे सेशन में जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर, जो कि इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। और इनको जल्दी से छोटे छोटे फॉर्मेट्स में हम लोग चैप्टर वाइज फटाफट से वाइंड अप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और आज हमारा 5वां चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एप्पल का विजन प्रो देखा क्या? ऐसे ही आप लोगों ने क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना? डीप फेक अभी न्यूज में था, इसका नाम सुना? क्या आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का नाम सुना है? या फिर आपने क्या क्वांटम डॉट का नाम सुना है? ऐसे पता नहीं कितने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आजकल के टाइम पर हम सबके सामने हैं और यूपीएससी के लिए वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इनके एप्लीकेशंस ना अथाह है। जितने ज्यादा एप्लीकेशंस, जितना बड़ा ये टेक्नोलॉजी, उतना ज्यादा यूपीएससी का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस पे क्वेश्चंस बनाने के लिए। यूपीएससी खूब सारे क्वेश्चन बनाता है। ये देखो, यहां पर लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको दिखाया था आपको। ये जो मिसलेनियस के टॉपिक्स है ना, इस पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई? 55 क्वेश्चंस हैं। कितने सालों में? पिछले 8-10 सालों की बात हो रही है। अब सोचो कि पिछले 8-10 सालों में जब इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, इनको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं अगर कहीं पर, तो डेफिनेटली ये कहां पर फॉल कर रहे हैं? ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फॉल कर रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि हम आज के इस लेक्चर में खत्म करेंगे, जिससे कि ये मिसलेनियस वाला सेक्शंस जो है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तौर पर खत्म हो। तो अगर आप लोग उड़ान मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी आप निकाल सकते हो इस लेक्चर के साथ, फटाफट से अंडरलाइन करते हुए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूं, इन सबको अच्छे से लिख के उसको ही अपना फाइनल नोट्स दे सकते हो। उड़ान वाले में ये 4th चैप्टर है आपका, और नाम इसका वही लिखता हूं मैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। बहुत ही मजेदार आज का क्लास होने वाला है अगेन। और जिस हिसाब से आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट दिया है वो भी काबिले तारीफ है, और मेरे लिए तो बहुत ही मजेदार बात है कि हम लोग इतने मस्ती से इन सभी चैप्टर्स को बहुत इजी लैंग्वेज में खत्म करते हैं। तो आज ना हम लोग कुछ बड़े बड़े शब्दों की बात करेंगे। बड़े बड़े शब्द जिनको कि शायद हमने कभी सुना होगा लेकिन समझने की कोशिश नहीं की होगी। मैं ऐसे ही राजू मुन्ना के एग्जाम्पल्स के साथ में इन सभी को समझाता हूँ, और आज भी इसी के तरीके से समझेंगे हर एक सिस्टम को जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उनको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द ग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसी से रिलेटेड ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअल में, जो कि हमें पढ़ लेने चाहिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इसके अंदर? सबसे पहले ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बड़ा टर्म है। उसके अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक कंपोनेंट है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN लिख रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर इसके बाद हम लोग डीप लर्निंग, इसके बाद जनरेटिव AI, इसके बाद हम लोगों ने डीप फेक्स की बात की, इसके बाद हम लोग अभी रिसेंटली, क्या आप लोगों ने न्यूरालिंक का नाम सुना है क्या? बड़ा ही चर्चे में, इलॉन मस्क वाला न्यूरालिंक। ये भी आपका डीप लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, ब्रेनोवेयर है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनॉइड्स बोल सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनॉइड्स या ब्रेनोवेयर, इसको भी लिख देता हूं। ये सब आज के जमाने के दी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में काउंट होते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काउंट होते हैं। इस पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई अभी ओवरऑल वर्ल्ड के जितने गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अभी तक कहाँ पर हैं, इंडिया क्या कर रहा है इन सब में। तो इनके जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होंगे या फिर रेगुलेशंस होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। रेगुलेशंस इन AI, जैसे आप लोगों ने रिसेंटली अभी न्यूज में शायद सुना हो, ब्लेचले डिक्लेरेशन एक आया था अभी। तो ब्लेचले डिक्लेरेशन अभी यही नवंबर की बात है, नवंबर 2023 की बात है। तो उसमें क्या हुआ, GPAI की मीटिंग हुई थी अभी इंडिया में, वहां पर सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यूरोपियन यूनियन ने अपना एक AI एक्ट बना दिया है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, जो कि उम्मीद है शायद 2025 से इसको लॉन्च करेंगे। भाई 34, 35, 36 घंटे का पूरा विवाद चला है, और इस पूरे डिस्कशन से फिर एक्सट्रैक्ट हुआ है ये AI एक्ट। क्या है ये सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा जो एक अगला बड़ा टर्म है, उसका नाम आप लोग लिख सकते हो, हम लोग पढ़ सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के।
आप सबको पता है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि अच्छा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब कि क्रिप्टो करेंसी। तो चलो क्रिप्टो करेंसी तो एक पर्पस है इसको पढ़ने का, लेकिन इसके अलावा इसके अदर एप्लीकेशंस भी हैं। वो क्या है उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी में आप लोग देखोगे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपना डिजिटल करेंसी निकाला है, सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्या होता है ये? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है नॉन फंजिबल टोकन्स का, उसको भी आप लोग देखोगे इसी सेक्शन में। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं समझेंगे। बायोटेक ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करता है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो चैप्टर है वो आता है नैनो टेक्नोलॉजी से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नैनो टेक्नोलॉजी का अपना बहुत सारा यूसेज है। तो जैसे इसके यूसेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके यूसेज में हम लोग पढ़ सकते हैं भाई सबसे पहले फुलरीन। फुलरीन का ही एक दूसरा वर्जन है जिसमें उसको सिलेंड्रिकल शेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फुलरीन नहीं, पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफीन को। फुलरीन सबसे लास्ट में लिखता हूं मैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्राफीन। ग्राफीन एक शीट है, समझेंगे अभी। ग्राफीन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन नैनो ट्यूब्स CNT, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फुलरीन, और इसी में हम लोग क्वांटम डॉट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्यूडीज, है ना। सब अभी सब न्यूज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोर्शन आता है, और उस प्रोमिनेंट पोर्शन का नाम है 3D प्रिंटिंग। ये भी चल रहा है न्यूज में। तो इवन 3D ही क्यों, हम लोग 4D प्रिंटिंग भी पढ़ते हैं। देखते हैं कि फोर्थ डायमेंशन में भैया प्रिंटिंग कैसे कर लेते हैं ये लोग। आज तक तो हम लोग देख नहीं पाए कि फोर्थ डायमेंशन क्या होता है। और फाइनली हमारा आखिरी जो टॉपिक है, वो आखिरी टॉपिक क्या आएगा, लेजर। लेजर में बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अभी यूएसए ने अपना एक साइकी मिशन भेजा था, उसने लेजर के जरिए कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी तक तो हम लोग रेडियो वेव्स की बात करते थे, लेकिन भाई ये क्या नई चीज है, DSOC बोलते हैं उसको, डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, इन सभी के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। बड़े ही मजेदार टॉपिक्स हैं, और इन सब को बड़ी देसी भाषा में अपने आसपास की जिंदगी से कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द ग्रेट AI। कितने साल पुराना टर्म होगा आपको लगता है? 4 साल पुराना होगा कि नहीं होगा? AI देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, 1950s 60s, और इसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज डेवलप होना स्टार्ट हुई थी वो 70s 80s से बनना भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब असल में मजा आया है जब हम इसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जब हम लोग असल में इसको देख पा रहे हैं कि भाई दिस दिस थिंग इज इन एक्शन। अब मजा है। लेकिन क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो आप इसको समझ सकते हो इस वे में कि भाई ये और कुछ नहीं है, बस जितना हमारा दिमाग है, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके जैसा काम करने का कोशिश करना चाहता है। अभी कर पाता है नहीं कर पाता है वो अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश करता है। जैसे आप लोग अपने एग्जाम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई क्या है ये ना एक सिमुलेशन है, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ये कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बताओ अभी क्या ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो। आप लोगों के घर पे क्या एलेक्सा है? एलेक्सा, यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं है एलेक्सा की, इसलिए कोई बता नहीं रही, लेकिन हाँ, एलेक्सा क्या है, एक वॉइस कमांड सर्विस है। हम लोग बोलते हैं एलेक्सा व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, बता देती है एलेक्सा क्या टेम्परेचर है भाई। हम लोग बोलते हैं एलेक्सा प्ले सम सॉन्ग्स, बता देती है। हम लोग बोलते हैं एलेक्सा आज मूड बहुत खराब है, कुछ बढ़िया तड़क धड़क गाने बजा दो, वो भी गाने बजा देती है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा रूप है, बहुत ही छोटा, बहुत ही बेसिक। पहले के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता नहीं आप लोग को याद होगा कि नहीं, जब हम लोग विंडोज चलाते थे ना, विंडोज 97, विंडोज 96, विंडो 98, पता नहीं उस जमाने में आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो विंडोज 98 इन सब में ना एक कुत्ता निकल के बाहर आता था, ऐसा दरवाजा खुलता था और एक कुत्ता निकल के बाहर आता था, वो भी पूछता था हाउ मे आई हेल्प यू। दोज आर ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत दिनों से काम चल रहा है, बस ये है कि अब इसका असल में सिमुलेशन हुआ है, अब असल में वो ह्यूमन ब्रेन जैसा काम करने लगी है।
तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक तो नॉर्मली जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई देखो, अभी आप लोग यूट्यूब चलाते हो, आपका यूट्यूब और मेरा यूट्यूब अलग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई आप जो भी सुनते होगे, जिन सर्स के लेक्चर देखते हो, जिन मैम्स के लेक्चर्स देखते हो, या फिर आपकी और भी जो दूसरी हॉबी है, मान लो आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, तो आपके रिकमेंडेशंस में ना वो क्रिकेट का सारा वीडियो आता रहेगा। मुझे डॉग्स अगर पसंद है तो मेरे मेरे फीड में पूरा डॉग ही डॉग दिखता रहेगा हर बार। इस तरीके से मान लो कि मैं गिटार बजाता हूँ, तो गिटार बजाने के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स या लेसन्स आएंगे जिसमें कि गिटार सिखाने वाला कोई बंदा होगा। तो मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन और आपका यूट्यूब एप्लीकेशन का जो फीड है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग है। कैसे हो गया भाई ये? एक ही जैसा दिखना चाहिए था ना? नहीं, जो हमने डेटा उस पे क्लिक क्लिक करके बताया है ना कि मेरा ये है, हमारा पसंद ये है, हम ये देखते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो वो ही हमें फीड दिखा रहा है। ये भी एक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी एनीथिंग जो कि हमारा काम आसान कर दे थोड़ा, और साथ ही साथ काम आसान करने से ज़्यादा बढ़ के क्या है कि वो हमारे जैसा सोचने समझने लगे और हमें उस तरीके से रिप्लाई देने लगे। तो आजकल के टाइम पर तो भाई बड़े-बड़े चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कितने लोग यूज़ करते हैं भई आप लोगों में से? आप लोग अच्छा बताओ, आप लोगों ने शायद जेमिनी यूज़ किया है अभी? जेमिनी जेमिनी या चैट जीपीटी? तो चैट जीपीटी अभी हम लोग शायद फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे होंगे, तो चैट जीपीटी का 3.5 वर्ज़न यूज़ कर रहे होंगे। चैट जीपीटी का एक पेड वर्ज़न भी है 4.0, जिसमें बोला जाता है कि चैट जीपीटी वहाँ पर ज़्यादा समझदार है। फिर उससे भी ज़्यादा समझदार जो भी ओपन सोर्स है, सब लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है जेमिनी। जेमिनी बहुत सही है, मतलब उसको तो मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ। जेमिनी से मैं बोल सकता हूँ कि भई जेमिनी मेरे लिए क्लास नोट्स बना दो, क्लास नोट्स बन जाता है। उसमें अगर उसने गलती की तो मैंने लिखा कि भई देखो, इसमें ना ये गलतियाँ हैं, और यूपीएससी का माइंडसेट ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन्स हमेशा पूछा करती है, तो उस हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर करो। तो उसने लगा ओके ठीक है, आगे से अब वो वैसे ही कंटेंट प्रिपेयर करेगी जैसा यूपीएससी चाहता है। तो अब आप लोग उस पे भिड़ मत जाना, अभी एग्ज़ाम के लिए कर लो पहले मेहनत, इसके बाद ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना मज़ेदार है, कुछ भी कर सकता है आज के ज़माने में। अब इसका एक छोटा-सा कंपोनेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं मशीन लर्निंग। कुछ चीज़ें मैं और भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। मशीन लर्निंग के बाद एक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके बाद एक है डीप लर्निंग। तो एक ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा ही हमने। तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग। अगर एक मैं बड़ा डायग्राम बनाऊं आपके सामने, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई देखो, ये जो है ना एक बड़ा सा सर्कल है। ये क्या है? ये सर्कल हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये क्या बता रहा है? ये है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी का कुछ एक छोटा कंपोनेंट होगा जो कि हमें बताएगा कि भाई देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ही एक छोटा हिस्सा कहीं और होगा, जिसको कि हम लोग बोल रहे होंगे, ये है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और इसका भी एक छोटा कंपोनेंट है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, डीप लर्निंग। तो आप समझ सकते हो कौन कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, लेकिन उसमें से एक छोटा सेगमेंट मशीन लर्निंग। अभी मशीन लर्निंग है क्या, उसको एक बार समझते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं और लिखते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल मैं पहले समझाता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाए। चलो, हमारे पास ना एक फंडा है, एक एक ना डेटा है हमारे पास। डेटा क्या कहता है कि मैंने 10th पास किया है। एक ना मैं शीट बनाता हूँ, यहाँ पर जैसे लोगों के नाम है, आप लोग के नाम लिखना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आप लोगों में से डेफिनेटली कोई मोहन होगा, कोई राहुल होगा, कोई सीमा भी हो सकती है,
कोई आदर्श होगा ना। तो अब इन लोगों के हिसाब से मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया। डेटा में क्या लिखा था? डेटा में लिखा था कि भाई मोहन ने क्लास 10th में कितने परसेंटेज निकाले, क्लास 12th में कितने परसेंटेज निकाले, ग्रेजुएशन में क्या किया और ग्रेजुएशन का क्या परसेंटेज है। तो अब मान लो मैं ऐसे ही रफली डेटा लिख रहा हूं, कोई अपने दिल पे मत ले लेना, कह रहे सर आपने मेरा नंबर किसी से कम लिख दिया, मैं तो टॉपर था। मोहन ने क्लास 10th में मान लो 70% पाया, यहां पर इसने पाया 80%। ग्रेजुएशन में इसने किया बीटेक और बीटेक करके मस्ती में चला गया, इसीलिए परसेंटेज गिर के 60% हो। ठीक है। इस तरीके से राहुल राहुल का परसेंटेज है 80%। पढ़ने में धोनहार बच्चा है, क्लास 12th में आके उसने टॉप किया 90%। इसने लेकिन यहां पर बीकॉम लिया और बीकॉम में इसके परसेंटेज आए 78%। सिंपल, कुछ भी रैंडम डेटा है। सीमा की बात करते हैं। सीमा मेधावी छात्रा है, इसने 90% यहां पर लिया, 95% अपने 12th में हासिल किया और इन्होंने अपनाया बीए का कोर्स। और बीए का कोर्स करने के बाद बीए ऑनर्स की डिग्री ली इन्होंने और वहां पर भी इन्होंने लिया 70%। इस तरीके से आदर्श का भी ले लेते हैं। भाई ये गधा बच्चा है ना, आदर्श बिल्कुल गधा बच्चा है। इसके परसेंटेज आए हैं 60%, पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगता। क्लास 12th में आए हैं 50% और गिर गए। यहां पर इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो इसने भी बीए कर लिया इंग्लिश से और उसके बाद ग्रेजुएशन में इसके मार्क्स थोड़े से बढ़ गए, दोस्तों की वजह से 60% आ गए। अब इसके बाद में यहां पर बोला गया, यहां पर क्या बोला गया, ये ना डेटा है, ये डेटा मैंने एक मशीन में फीड किया। क्या किया मैंने? मशीन में फीड किया और उसको बताया कि देखो ये जो 4 बंदे हैं ना अपने पास, इन 4 बंदों का आप एक्सपेक्टेड सैलरी में आपको एक डेटा दे रहा हूं। ये तो सर आपने बड़ी गलत बात। अब सैलरी के नाम पर जब बात होगी तो फिर आदर्श को तो बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन आदर्श भाई दिल छोटा मत करो, आपको अच्छा पैकेज दिलवाएंगे। तो मोहन जो है मान लो इस परसेंटेज के साथ उसका पैकेज लगता है भाई 12 लाख पर एनम का। यह इसके बाद राहुल पढ़ने में और मेधावी था, इसका निकला भैया 18 लाख पर एनम। और जो टॉपर थी इनका किसी माइक्रोसॉफ्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट में किसी या फिर बीए ऑनर्स किया हुआ था इन्होंने, तो इनकी जो भी डिग्री थी उसके हिसाब से इनको एक रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिला और इनकी सैलरी हो गई बढ़ के 30 LPA। बहुत ही बढ़िया कमा रही है सीमा, वेरी गुड। आदर्श जो था ये था तो गधा बच्चा, लेकिन इसने अपना स्टार्टअप किया और इसके बाद एक और भी कुछ लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम यहां पर इन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि इसकी जो सैलरी बनी है इसकी भी 12 LPA है। तो जरूरी नहीं है भैया कि 10-12 में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी पैसा बढ़िया मिले। ठीक है। अब देखो ये ना मशीन में मैंने क्या दिया, फीड दिया, इन डेटा का फीड दिया मैंने और उसको समझाया कि देखो मोहन के पास जब भी क्लास 10 12th ग्रेजुएशन और इसके बाद इतना डेटा होगा तो उसका 12 लाख पर एनम का पैकेज लग सकता है। इसी तरीके से ये 4 डेटा नहीं दिए मैंने, इसी तरीके से उसको हजारों डेटा दिया और अब उसको बोला कि भाई अब तुम इस काबिल बन चुके हो कि अगर मैं तुम्हें अपना 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज, ग्रेजुएशन क्या किया है और ग्रेजुएशन का परसेंटेज कितना है, मैं अगर अपना बताऊं ना तो तुम मुझे अंदाजन बता सकते हो कि मेरा पैकेज कितना लगेगा या फिर मैं जिंदगी में कितना कमा रहा हूंगा, मेरा सैलरी कितना होगा। ये बात समझ में आई? ये बात कैसे समझ में आ रही है उसको? क्यों? क्योंकि हमने उस मशीन लर्निंग सिस्टम में डेटा फीड किया और डेटा फीड करके उसको पहले ट्रेन किया। अब उस डेटा की बेसिस पर वो हमें आइडियाज दे रहा है, अपने प्रेडिक्शंस बता रहा है। ये बच्चों क्या है? ये है मशीन लर्निंग। बात समझ में आई? मशीन लर्निंग का बेसिक फंडा क्या है कि मशीन लर्निंग में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक सेट ऑफ डेटा इनपुट देंगे, उसको कुछ ट्रेन करेंगे और उस ट्रेनिंग के जरिए उस डेटा का इस्तेमाल करके वो हमें हमारे नेक्स्ट स्टेप में प्रेडिक्शंस देगा। बहुत इजी एग्जांपल बताऊं इसका, अभी मैं एग्जांपल ले भी रहा था। आप लोग की परचेज हिस्ट्री होती है अमेजन के पास में, मिंत्रा के पास में, तो यूजुअली आप लोग को वही प्रोडक्ट्स दिखाता है जो कि आपको देखना चाहिए, जो आपको पसंद है। वो पता कैसे चला? आप लोगों ने उसको लगातार डेटा दिया है भाई, है ना। तो इस तरीके की मशीन, इस तरीके की इंटेलिजेंस को या फिर इस तरीके के मशीन को हम लोग क्या नाम देते हैं? मशीन लर्निंग। बात समझ में आएगी नहीं?
इसमें डेटा देना जरूरी है, अपने से सीखेगा लेकिन बेस्ड अपॉन गिवन डेटा। अब अगर हमने इसको इतना सिखा दिया और इससे हमने अगला क्वेश्चन पूछा, एक बात बताओ मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो क्या ये जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग को हमने किस चीज में ट्रेन किया है कि भाई हमारी सैलरी कितने की लगेगी, पैकेज कितना आएगा, उसके बाद कौन लड़की मिलेगी, कितनी पढ़ी लिखी मिलेगी, वो क्या है, अलग नोशन है। उसको हमने कभी डेटा फीड नहीं किया, तो इसलिए वो कभी नहीं बता पाएगा। दिस इज हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। ठीक है, जितना सेट ऑफ डेटा दिया उसके हिसाब से फिक्स्ड इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा, लेकिन सिखाना पड़ेगा मशीन लर्निंग। बात समझ में आ गई? अब एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, हम सेकेंड लेवल पर देखते हैं कि ये क्या है। सेकेंड लेवल पर हम लोग लिखते हैं डीप लर्निंग। अब ये क्या तगड़ा कॉन्सेप्ट है सर, आपने एएनएन को तो बताया नहीं, उसके बाद सीधे डीप लर्निंग पर आ गए। देखो, एएनएन को इसलिए नहीं बताया कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, पहले ये समझ लो तो मजा भी आएगा। डीप लर्निंग समझ लो, डीप लर्निंग हाउ इट यूज टू फंक्शन, कैसे काम करता है भाई ये डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ही काम करता है। ये और कॉम्प्लेक्स टास्क लेता है और कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करने की क्षमता रखता है। काम थोड़ा थोड़ा मशीन लर्निंग जैसा है, लेकिन दिमाग उससे कहीं ज्यादा है डीप लर्निंग के पास। ठीक है, अब जैसे डीप लर्निंग में मैंने इसको ना अब वैसा डेटा वेटा नहीं दिया, मैंने इसको बोला कि यार मेरे से ना कुछ इमेजेस ले लो। ये इमेजेस क्या है? इमेजेस भाई सिंपल सा है कि मैं आपको समझाओ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि ये ऐसा एक सिंबल है जिसमें कि हर बार सड़कों पर स्टॉप लिखा रहेगा और वहां पर आपको क्या करना है, रुक जाना है, या फिर ये कहाँ कहाँ लिखा है वो बताना है। तो मैंने ना इसको अलग अलग तरीके से इसको समझाया कि भाई देखो स्टॉप कैसे कैसे इमेजेस में लिखा हो सकता है, साइन बोर्ड्स में कैसे कैसे जगहों पर ये लिखा मिलेगा तुम्हें। तो इसने कहा अच्छा ठीक है सर बताओ, 2 4 5 इमेज दो मेरे को, मैं बढ़िया से बताता हूँ आपको। तो मैंने इसको ऐसे खूब सारे फोटोज दिखाना स्टार्ट किया। ठीक है, और भी मैंने इसको बहुत सारे फोटोज दिए, ऐसे कुछ भी करके मैंने इसको खूब सारा फोटो फीड किया। ठीक है, मान लो 10 12 15 20 फोटो दिखाए इसको। अब डीप लर्निंग क्या करेगा, डीप लर्निंग ना इस चीज को समझेगा। पहले पहले तो डीप लर्निंग इस चीज को समझ के प्रेडिक्ट करेगा कि अच्छा ये हमें स्टॉप जहां पर लिखा है बेसिकली उस पर फोकस कर रहे हैं। और जरूरी नहीं कि हर बार स्टॉप STOP लिखा हो, कभी कभी सिंबॉलिक भी हो सकता है। अच्छा काट का निशान भी, कट का निशान होगा तो भी स्टॉप का मतलब है। हाँ ठीक है, ओके सर, ले चलो मेरे कैमरे को सड़क पर, अब जहां पर आएगा मैं बताऊंगा कहां पर लिखा है स्टॉप। तो हम लेके जा रहे हैं उसको, वो दिखा सर दूसरा, वो देखो दूर पे स्टॉप लिखा है, एक इधर भी स्टॉप लिखा है, एक इधर भी स्टॉप लिखा है। वो क्या कर रहा है, इस चीज को भी सीख जा रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल आप लो, मान लो कि हमने उसको एक चीज समझाया। हमने क्या बोला, देखो अमिताभ बच्चन कैसी आवाजें निकालता है, वही प्रतिष्ठा अनुशासन ऐसे करके। तो उस तरीके की हमने इसमें आवाज भरना स्टार्ट किया। आवाज भरते भरते उसको जब हमने बहुत सारे वर्ड्स 1000 2000 4 5 10 पेज का पूरा आवाज अमिताभ बच्चन का दे दिया, तो उसको हमने बोला कि क्या बेटा सीख गए अमिताभ बच्चन की आवाज निकालना, चलो अब तुम सीख गए हो अमिताभ बच्चन की वॉइस निकालना, तो अब मैं तुमको एक पैराग्राफ दे रहा हूं, तुम क्या करो अमिताभ बच्चन की वॉइस में पढ़ के बताओ। है कि नहीं? क्या किया हमने उसको, अब सोचो वो जो पहले मशीन लर्निंग का डेटा फीड था और इस डेटा फीड में कितना अंतर है, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क दे रहे हैं हम लोग। तो समझो यही कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस है। और इसमें भी हम लोग डेटा इनपुट देते हैं, लेकिन ये इट इज बिहेविंग मोर लाइक ह्यूमन, बहुत ज्यादा इवॉल्व है डीप लर्निंग। इसीलिए तो अमिताभ बच्चन की मात्र 10 12 पेज की स्क्रिप्ट की आवाज सुनने के बाद अब ये अमिताभ बच्चन की कोई भी वॉइस कॉपी कर सकता है। अरे 10 12 पेज तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत सारी वॉइस, मेरे वॉइस अभी मेरे एक टीममेट हैं, उन्होंने, मैं बहुत सारे आपके ज्योग्राफी के वीडियोस के वॉइस ओवर देता हूँ, तो उन्होंने बोला कि सर आपका वॉइस निकाल लेते हैं, यही AI से करवा देते हैं। मैंने कहा करवा दो। वहां पर ना हिंदी का ऑप्शन नहीं था, बस यही दिक्कत थी। तो सेम टू सेम मेरी वॉइस में क्या चल रहा है, कोई चाइनीज भाषा में कुछ मैं बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन आवाज मेरी ही है उसमें। कैसे समझ में आया? सिर्फ 1 मिनट का वीडियो सुनाया था, उस वीडियो में हमने बस 1 मिनट का वीडियो फीड किया था। तो ये क्या है, डीप लर्निंग। मोदी जी आजकल भोजपुरी गाने गा रहे हैं, कैसे गा ले रहे हैं भाई, मोदी जी थोड़ी ना गा रहे हैं,
वो तो उनके आवाज को ऐसे ही कॉपी करके किसी गाने में डब करने के लिए दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चों, वो क्या है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई कि नहीं? अब आइडेंटिफाई कर पाओगे मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। अब इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। ठीक है, तीसरा टॉपिक यहां पर मैं लिखता हूं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इट इज मोर लाइक, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, इसका इसका काम क्या है न्यूरल नेटवर्क का, कि ये सब कंप्यूटेशनल मॉडल पर फायर्ड है और साथ ही साथ ये लोग ह्यूमन को इम्बाइब करना चाहते हैं। द वे ह्यूमन थिंक्स दे वांट टू कॉपी इट। सिंपल भाषा में लिखता हूं, द वे ह्यूमन थिंक्स, ANN जो है ट्राइज टू कॉपी इट। अगर ये बात आपके बुद्धि में घुस गई तो आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क समझ जाओगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, अब आप लोग को पता है मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का फंडा यह है कि मान लो अभी तक, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, तो ना मेरे पास 1000 फोटो थी, 1000 फोटो, गर्लफ्रेंड की नहीं, चूहे और बिल्ली की। 1000 फोटो जो थी वो, उसमें से 500 चूहे की थी और 500 बिल्ली की थी। क्या है भाई, 1000 पिक्स। इसमें से 500 माउस की थी और 500 कैट की थी। अब मैंने क्या किया, उन सभी 500 फोटो पर अगर नॉर्मल सिस्टम होता, मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ नहीं होता, तो मैं क्या करता, उसको ये समझाता कि भाई देखो 500 पिक्चर्स हैं, इन 500 पिक्चर में ये वाला कैट का है, ये वाला माउस का है, ये वाला कैट का है, ये वाला माउस का है, अरे ये वाला भी माउस का है, ये वाला कैट का है। मतलब मुझे 1000 के 1000 पिक्चर पर कंप्यूटर को बताना पड़ता कि भाई ये माउस का है, ये कैट का है। अब जब उसको सारी चीजें सिखा दी, बता दी, फिर हम उससे पूछते कि भैया ये जो 1000 फोटो मैंने तुम्हें अपलोड की थी, इसमें से रैंडमली मुझे 5 बिल्ली की फोटो दो और 5 चूहे की फोटो दो। तो ये दे देता मुझे, क्यों, मैंने ही तो बताया है भाई इसको। ये वो भी नहीं कर पाएगा तो क्या है बात का काम, है ना। तो ये, और इनफैक्ट सोचो ये नहीं भी कर रहा होगा तो हम क्या करें, हम सारे फोटोज में वो लिख दें, उनका नेमिंग कर दें, माउस 1, माउस 2 या M1, M2, M3, M4, और कैट का C1, C2, C3, C4 लिख दें। अब हमें जब भी माउस की फोटो चाहिए तो हम M लिख के सर्च कर लें, जितनी भी फोटोज 500 होंगी सारी की सारी आ जाएंगी। बेसिक सिस्टम, बेसिक कंप्यूटिंग है ये, तो कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब मैंने इसको इस हिसाब से ट्रेन करना शुरू किया कि सोचो इंसानों को क्या देखना पड़ता है, अरे ये तो सफेद बिल्ली है, ये तो काली बिल्ली है, ओ ये तो फर इसका अलग ही है, भूरे सफेद सबकी बिल्ली है, ये अच्छा ये दूसरे प्रजाति की बिल्ली है, ये ऐसी बिल्ली है। और चूहे को देख के क्या हम लोग समझते हैं, अरे ये चूहा दौड़ रहा है, हमें नहीं पता भाई कौन दौड़ रहा है। अरे दौड़ता हुआ चूहा भी हम पहचान लेंगे, उछलता हुआ चूहा भी पहचान लेंगे, कूदता फांदता जैसा भी चूहा होगा, अगर चूहा है तो हम पहचान रहे कि भाई यही चूहा है कि नहीं। हम तो, हमें दिक्कत नहीं है ना पहचानने में कि यार दूर खड़ी बिल्ली भी दिख जाती है, चूहा भी दिख जाएगा, वो किसी भी अवस्था में रहे। तो जरूरी नहीं है कि हमें ये 1000 फोटो के हिसाब से पूछा जाए। अगर हमने 10 फोटो या 5-5 फोटो, हमें बचपन में कभी किसी ने समझाया कि बेटा दिस इज टी फॉर टेबल, ये टेबल है, तो अब हमें ये नहीं समझ में आया कि अच्छा ये लकड़ी का कुछ ऐसे किताब रख के कोई और दूसरे डिजाइन पे पढ़ रहा है तो क्या वो भी टेबल होगा। नहीं, हमारा दिमाग खुद ही सोच लेता है, अच्छा ये भी टेबल है, ये भी टेबल है, ये भी टेबल है। छोटे बच्चों की और बात बताऊं कैसे ट्रेन करते हैं। हमारे घर में आप उनको सिर्फ एक मोबाइल फोन दिखा दो, अब उनको ये आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है, ये सैमसंग का है, ये ओप्पो का है, ये इसका है, फलाना ढिमकाना, जितना है सब मिल जाएगा। वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, मतलब वो आराम से बता सकते हैं भाई सब मोबाइल है। कैसे, हमने क्या सारे मोबाइल उनको दिखाए थे कि बच्चा देखो ये भी मोबाइल, ये भी मोबाइल, ये भी मोबाइल, ठीक है, ये 3 मोबाइल हमारे घर में है। नहीं, एक मोबाइल दिखाया तो वो अपने आप ही समझ गया। दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन थिंक्स। अगर इसको भी ऐसे ही स्मार्ट बना दिया जाए तो बोले बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे हम लोग उसको इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, और उसका काम कैसे होगा वो तो देखो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। डीप लर्निंग पर वापस से आओ, डीप लर्निंग में अगर इसको लगाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग एक फोटो दिखाएंगे उसको, फोटो के बहुत सारे पिक्सल्स होंगे,
उन पिक्सल्स में उसको समझ में आ जाएगा कि भाई देखो यहाँ पर ग्रे कलर है, यहाँ पर ब्राउन कलर है। जब भी ऐसा कुछ ग्रे ब्राउन जैसा ऐसा इमेज बनता है तो इसको हम चूहा कहते हैं। ये डिफाइन कर लेगा अपने हिसाब से। सिमिलरली कैट के लिए भी पकड़ लेगा। अब कैट दौड़ती भागती उछलती कूदती जैसे भी हो ये बता देगा भाई, क्योंकि इसके पास सर्टेन कंडीशंस हैं जिससे कि हमने ट्रेन किया इसको कि भाई ऐसी चीजें जब भी दिखें तो आप कैट ही आइडेंटिफाई करो। अब जरूरी नहीं है कि मैं उसको यही 1000 पिक्स दूं, मैं इसके अलावा भी अलग से अगर उसको 10,000 पिक्चर्स दे देता हूं तो वो भी आइडेंटिफाई कर देगी कि ये कौन सा इसमें से चूहा है कौन सा बिल्ली है। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको ट्रेन कर दिया है, सिखा दिया है। दिस इज हाउ डीप लर्निंग वर्क्स। अब ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। मैं बोल रहा था कि दिमाग काम कैसे करता है ना, उसके ऊपर सोचो जरा। मान के चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझने का। सपोज करो कि आज ना आपको क्लास लेने आना था, ये वाला अपना यूट्यूब का वीडियो देखना था। अब आपके दिमाग में ना 10 चीजें चल रही हैं, यार देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, 1.5-2 घंटे की वीडियो है, सर ने पता नहीं कैसा घटिया सा पढ़ाया होगा, मजा नहीं आएगा, पता नहीं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ कि नहीं, पता नहीं कुछ क्वेश्चंस कभी यूपीएससी में आएगा भी कि नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आउटपुट क्या आना है? यस और नो, दो ऑप्शन, या तो देखना है या तो नहीं देखना है कि नहीं। लेकिन इस पे कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए 10 तरीके लगाए हमने, और उन सभी 10 तरीकों में ना पता नहीं कितने हम लोगों ने उनको वेट असाइन किया। वेट असाइन किया मतलब महत्व असाइन किया। महत्व जैसे कि मैं बताता हूं क्या है महत्व का मतलब। हमने बोला कि ये आज का चैप्टर 5 वी हैव टू वॉच और नॉट। ये क्वेश्चन है हमारे दिमाग के लिए। अब हमारा दिमाग रिजल्ट क्या देगा? या तो यस देगा या तो नो देगा, यही तो देगा। अब लेकिन इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे कंडीशंस लगा देते हैं। अब ये कंडीशंस क्या है भाई? मान लो कि ये लेक्चर देखना है तो इसका यूपीएससी में कितना इंपॉर्टेंस है, कितने टाइम का लेक्चर है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे कितने आए हैं, इसके बाद सर ने कैसा पढ़ाया है, आपके पास इसको देखने का पर्याप्त समय है कि नहीं, मतलब कि ये तो चलो टाइम में ही कैलकुलेट हो जाएगा, और इसके बाद आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की टेंडेंसी रखते हो, या फिर हम ऐसा लिख देते हैं, इसको कैसे लिखें, टेंडेंसी टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब आप क्या देखोगे ना कि भाई देखो इसमें से अब मैं सब चीज के लिए नहीं, मान लो कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको लगा कि भाई ये 2 घंटे की मूवी है, तो मूवी नहीं है यार ये पढ़ा रहा हूं मैं, 2 घंटे का लेक्चर है या फिर 1 घंटे का लेक्चर है या आधे घंटे का लेक्चर है, उसके बेसिस पर अगर आपके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन अगर आपको लगा कि भाई यूपीएससी के इंपॉर्टेंट है तो आप सारा टाइम दोगे इसको। मतलब कि ये वाला ज्यादा वेट रखता है। अगर टोटल इन सबको मुझे 10-10 पॉइंट देने हैं, टोटल में 10-10 पॉइंट देने हैं, तो यूपीएससी के इंपॉर्टेंस को मैं तो भैया 10 में से 10 दूंगा। क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना है, नहीं इंपॉर्टेंट है तो नहीं पढ़ना है। टू द पॉइंट, करेक्ट आंसर, है ना। टाइम का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे कंडीशंस है, तो मैं तो देखूंगा क्योंकि मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो टाइम का उतना लोड नहीं है, मैं उसको 3 नंबर दूंगा बस 10 में से। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आए हैं, अगर मुझे लगा कि नहीं इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो मैं इसको ज्यादा भाव दूंगा, तो मैं इसको चलो 10 में से 7 नंबर दे देता हूँ। 7 नंबर क्यों? क्योंकि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर मुझे अंदाजा तो लगाना पड़ेगा। फिर टीचिंग का मेथड कैसा, सर ने मजेदार पढ़ाया होगा तब तो देखूंगा, लेकिन सर ने अगर घटिया पढ़ाया होगा तो मैं ना देख रहा इसको, कितना भी बढ़िया पढ़ा ले, कितना भी यूपीएससी अच्छा पूछ ले, तो कोई भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वैसा कुछ पढ़ा दे तो आप कभी नहीं पढ़ोगे। इसके लिए भी इसको ज्यादा पॉइंट देता हूं मैं, 9 नंबर देता हूं। और टेंडेंसी टू सॉल्व क्वेश्चन, आप कितना सॉल्व कर पाओगे ये तो लेक्चर देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन 2-4 मिनट आपको देखना है या कैसे भी करना है, चलो इसको भी मैं एक ठीक ठाक पॉइंट दे देता हूं, 5 नंबर। अब इन सभी बेसिस पर आप कैलकुलेट करोगे, फिर इस लेक्चर के कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि भाई वी हैव टू वॉच दिस, इन सब की बात की। अब इसके आगे हो सकता है ना कुछ और भी कंडीशन हम लोगों ने लगा रखी हो, फिर उन सबको इन सब के बेसिस पर कैलकुलेट करके देखेंगे, है ना, इन सबको कैलकुलेट करके देखेंगे, और फिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि भाई ये इसका आंसर यस है या फिर नो है। समझ गए? इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, और इनफैक्ट सेम टू सेम कॉपी करता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, क्वेश्चन मिलेगा,
वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है किसके बेसिस पर तुमको असाइन करना है, उसको कितना वैल्यू देना है तुम डिसाइड करो, तुम अपने से सोचो, और फिर उसके बाद एक रिजल्ट लेके आओ। रिजल्ट लेके आओगे, उसमें से देखो कि इंसान तुम्हारे रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है उनको, तो सोचो तुम्हारे इस लॉजिक में प्रॉब्लम है, इसमें चेंज करो, इसके वैल्यूज में चेंज करो। और जितनी बार रिजेक्ट कर रहे हो, जितनी बार सबको एक्सेप्ट कर रहे हो, वो उसका बड़ा फास्ट लर्निंग है भाई। अब यही न्यूरल नेटवर्क को हम लोग छोटे से चिप में डाल देते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही काम करता है। समझ गए? ये मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाया आपको, लेकिन न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्टली लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस। यही है कॉपी करना, ह्यूमन ब्रेन को सोचने की क्षमता को कॉपी करना। और ये कौन कर पा रहा है? न्यूरल नेटवर्क कर पा रहा है, आज के टाइम पर कर पा रहा है ये। ठीक है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको समझ में आ गया। इसी मैकेनिज्म का यूज करके वो बिल्ली चूहे की फोटो भी देखने की बात आ जाएगी, है ना, किसको कितना वेटेज दे रहे हो, किस पिक्सल पर कितना कमांड है, वो सारी चीजें आप लगा सकते हो। लेकिन ये जो तीन कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आ गया तो आपका फंडा क्लियर है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। डन है बात, पूरा दिल के एकदम पैक कर दिया आपने। अब तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कभी भी इससे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग के बाद एक आता है चैट जीपीटी टाइप का कुछ, या फिर हम बात करते हैं पहले जनरेटिव एआई की। इसका क्या मतलब है? जनरेटिव एआई का मतलब यह है कि यूजुअली हम लोग कुछ नया डेटा बनाते हैं, कुछ नया खोज करते हैं, बेसिस ऑफ व्हाट फीडबैक्स वी हैव रिसीव्ड टिल डेट। तो मान लो कि कुछ नया आंसर देना है, कुछ नया गाना बनाना है, या फिर कुछ एक नई वीडियो बनानी है, उन सब का जो फंडा है वो कहां से आएगा? जनरेटिव एआई से आएगा। जनरेटिव एआई इज समथिंग लाइक विच कैन बिल्ड न्यू कंटेंट, जनरेट कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो इसका एग्जांपल में आप लोग क्या लिख सकते हो? चैट जीपीटी। इसके एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो सोरा। सोरा अभी सबको पता नहीं होगा, सोरा इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ना इसको कमांड दोगे, इनके कमांड को क्या बोलते हैं भाई? इनके कमांड को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। को नहीं पता है बता देता हूं, बाकी सबको तो पता रहता है ये बात। प्रॉम्प्ट। तो आज मैं गया जेमिनी के पास, जेमिनी साइट है, आप लोग भी जा सकते हो, फ्री है, ओपन सोर्स है। तो जेमिनी के पास गया मैंने बोला कि भाई देखो जेमिनी, मुझे चाहिए एक रात में सोने के लिए बढ़िया सी कहानी। उसमें काम करो, उस कहानी से रिलेटेड एक फोटो डालो पहले। उस फोटो में एक कुत्ता हो, और वो कुत्ता बढ़िया मफलर बांधे हुए हो, एक अपनी ना पर्वत की चढ़ाई पर वो जा रहा हो, ऐसा इंस्पिरेशनल स्टोरी चाहिए, और ऐसा एक फोटो भी चाहिए। बोला कोई बात नहीं है, आई विल डू दिस फॉर यू। उसने जनरेट किया वैसी इमेज, पीछे पूरा एकदम बढ़िया बर्फीला जगह, कुत्ता था एकदम बढ़िया सुंदर सा, मफलर बांधे रेड कलर का, और उसकी कहानी शुरुआत होती है कि इसका नाम है गूगल। और गूगल अपने ये फलाना ढिमकाना पूरा 2-3 पेज का उसने कहानी बना दिया, बेड टाइम स्टोरी जनरेट कर दिया भाई उसने। ये स्टोरी कहीं पर आपको मिलेगी नहीं कि इसका ऑर्डर ये है, यहाँ छापा नहीं गया है, कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये जनरेट किया गया है नए तरीके से। और जो फोटो आई है ना, वो भी जनरेट किया गया है। सिमिलरली आज के टाइम पर हम लोग क्या देख सकते हैं? आप म्यूजिक का नॉलेज, एक ऐसा एआई भी आया है जिसमें आप लोग म्यूजिक इनपुट दोगे, वो आपको एक नया गाना बना के दे देगा। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि जनरेटिव हैं। इमेज हो सकता है, वॉइस हो सकता है, और इवन वीडियोस हो सकते हैं। तो जो ये सोरा की बात कर रहा हूं मैं ना, सोरा अभी ओपन प्लेटफॉर्म का टूल नहीं है, अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग अगर सोरा वीडियो पर सर्च करोगे यूट्यूब पर तो बहुत सारे मिलेंगे। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा ही प्रॉम्प्ट दो वीडियो बनाने के लिए। तो आपने एक वॉइस ओवर दिया उसको, 10 मिनट की वॉइस ओवर दी, उसमें लिखा है कि आज हम पहुंच चुके हैं अफ्रीका के घने जंगलों में, और यहाँ का वातावरण देख के हमें बेहद खुश। ऐसी बातें अगर वहां पर हो रही होगी तो उसको वो पिक्चराइज कर देगा, अफ्रीका का जंगल दिखा देगा, अफ्रीका के जंगल में कोई ट्रैवल कर रहा है, 3 वादियां हैं, पेड़ पौधे बढ़िया दिखा दे। ये कौन दिखा रहा है? सोरा। दिस इज जनरेटिव है। बात समझ में आ गई? अब जनरेटिव है क्या होता है? लाइन से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ठीक है, अब यहां पर एक फंडा आपको समझना पड़ेगा। ये जो चैट जीपीटीज हैं, ये सब किस पे काम करती हैं? ये किस पे काम करती हैं? दीज आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स।
ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर काम करती है, मतलब कि हम इनको ना इनपुट देते हैं, बार बार इनपुट देते हैं, तो ये ट्रेन हो जाती हैं। आप सोचो कि चैट जीपीटी 3.0 वर्जन जब आया तो उसके पहले 1.0 2.0 3.0 3.0 को 3.5 बनने में सिर्फ 1 महीना लगा, तुरंत एडवांस हो गई। क्यों? क्योंकि 3.0 पब्लिक में ओपन कर दिया गया, मिलियंस लोग उसको यूज करके बताने लगे कि अच्छा तुमने ये गलत बोल दिया है, ऐसा मत बोला करो। उसने कहा अच्छा बढ़िया यार, सबसे सीख रहे सब, एकदम से इंटेलिजेंट हो गई चैट जीपीटी, और 3 वर्जन से 3.5 वर्जन पर आ गई। ऐसा बोला जा रहा है कि आज के जो चैट जीपीटी 4.0 है या फिर जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर उनका आईक्यू लेवल हम लोग मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 150 से 155 160 तक ऑलरेडी पहुंच चुका। और आइंस्टीन का ब्रेन का आईक्यू जो था वो था अप्रोक्सीमेटली 160 165। वी आर अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग आइंस्टीन। और इनफैक्ट बहुत सारे, अभी तो देखो हम लोग के पास यह सारा इंफॉर्मेशन होता भी नहीं है, बहुत सारे जगह पर पता नहीं क्या क्या बना के अंदर ही अंदर चल रहा होगा यूएसए और बाकी कंट्रीज में, है ना। तो हमें जितना भाई इंटरनेट पर पता चलता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना तो अब बन चुका है, पता नहीं ज्यादा भी बन चुका होगा, पता नहीं है, लेकिन बन चुका होगा। और ये साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो आईक्यू लेवल है ना, ये आपका अगले 3 साल 4 साल के अंदर ये कितना तेजी से बढ़ जाएगा। उसका आईक्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3000 4000 5000 तक आईक्यू लेवल हो जाएगा। अब सोचो कि उससे आप कुछ भी चीज पूछ रहे होगे और वो आपको जवाब दे पाएगा, धड़ल्ले से देगा, तगड़े तरीके से देगा। पता नहीं शायद उस टाइम पर हम जैसे टीचर्स की जरूरत पड़े कि ना पड़े आपको, लेकिन हो सकता है पड़ेगी यार, स्टूडेंट्स है, हमें पढ़नी चाहिए। तो लेकिन जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेटिव एआई फंक्शन है ना, वो ऐसे ही काम कर। अब सिमिलरली जनरेटिव एआई में वीडियो जनरेट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने उसको अपने वीडियोस दे दिए, मैंने उसको कम से कम अपना 10 12 15 20 घंटे का कंटेंट अपलोड कर दिया। उसने ना मेरे हैंड जेस्चर सारे देखे, फेशियल एक्सप्रेशंस देखे मेरे, कैसे मैं मूव करता हूँ, कैसे चलता हूँ, सारी चीज उसने ना एक एक पिन पॉइंट करके सब नोट डाउन कर लिया। अब मैंने उसको बोला कि भाई देखो, मुझे एक लेक्चर बना के दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। वो सारा सबसे पहले कंटेंट तो उसको पहले ही आता था, चैट जीपीटी से ही बोल दो, अभी चैट जीपीटी सारा कंटेंट लिख देगा। तो कंटेंट यहां से उसने उठाया और उसने मेरे फेस पर उसको ओवरलैप करा दिया। मैं ही पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो क्या होगा, आर्टिफिशियली मेड होगा, मैंने नहीं पढ़ाया होगा। मैंने तो सिर्फ 20 घंटे का कंटेंट अपलोड किया जिससे कि वो मेरी मिमिक्री कर सके एक तरीके से, समझ गए। तो ये है अपना जनरेटिव एआई। आई थिंक ये भी अपने को समझ में आ गया होगा, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जिसको कि आप लोग अपने हिसाब से अब समझ सकते हो। यार एथिकल कंसर्न है इन सब चीजों। मेरे नाम पर कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, मेरे को पैसे कैसे मिलेंगे, मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा, है ना, प्रॉब्लम होएगी कि नहीं होएगी। तो समझ लो वैसा ही कुछ फंडा है इसमें, जनरेटिव एआई में, एथिकल कंसर्न और बहुत सारे। जैसे अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट लिखना आप लोग, एक और कॉन्सेप्ट क्या है अपना, वो है डीप फेक्स। ये क्या है डीप फेक अपना? देखो डीप फेक एक सिंथेटिक मीडिया है, लिखता हूं मैं यहां पर, क्या है डीप फेक अपना एक सिंथेटिक मीडिया है, मतलब कि कृत्रिम है, हमने नहीं बनाया असली में, सिंथेटिक मीडिया है। किस चीज की मीडिया है भाई ये ना हो सकता है कि ह्यूमन का वॉइस ले ले, या फिर ह्यूमन का फेस ले ले, और इसको ओवरलैप करा दे किसी सेकेंड पर्सन या फिर कोई भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट पर, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इमेजेस और वॉइस और वीडियो। मेरा फेस, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा रश्मिका मंदाना के साथ ऐसा हुआ, कैटरीना कैफ के साथ ऐसा हुआ। तो एथिकल कंसर्न्स भी हैं इन सब चीज, मतलब आप किसी की भी फोटो, किसी का भी चेहरा कहीं पर भी लगा दे रहे हो, तब अलग अजीब सी चीज है ना, कि किसी भी पोज में हो सकता है वो पर्सन, और उसने आपने किसी जगह पर किसी और का चेहरा लगा, उसके सारे फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह, स्माइल, भौं का ऊपर नीचे जाना, आईब्रोज का हिलना, आंख के ब्लिंक्स होना, सिर हिलाना, वो सारी चीजें कॉपी हो जाती हैं। तो एज इफ इट पर्सोनिफाइज अ पर्सन, कॉपी कर सकता है, ये है डीप फेक। इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से हो सकता है, जैसे कि हम लोग अभी, आप लोग में से कितने सारे लोग हैं जो कि बॉलीवुड को छोड़कर टॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे, है ना। टॉलीवुड की मूवीज में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका
जो डायलॉग होता है वो हिंदी में कन्वर्टेड होता है, ये और बिड़ू क्या कर रहा है भाई, ऐसे करके होता है। लेकिन उस टाइम पर वो अपने मलयालम, कन्नड़ या फिर दूसरे भाषा में कुछ बोल रहा होगा, है ना? तो लिप सिंक कभी मैच नहीं करती, लेकिन हम लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इस डीप फेक का इस्तेमाल करके हम लोग उनकी लिप सिंक भी पूरी प्रॉपर करा सकते हैं। क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से डबिंग की हमने, और डबिंग करने के बाद उसी के लिप सिंक में हम लोगों ने उसके फेसेस का मोशन भी करा दिया। तो डबिंग में बहुत खतरनाक हेल्प हो सकती है इसकी। जैसे कि और देखो आप, कि मान लो कि किसी एक बहुत ही सीनियर पर्सन थे, जिनकी डेथ हो गई। मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी सर की डेथ हो गई। अब उसके बाद हमें जो उनका लास्ट मैसेज था वो रिटन फॉर्म में था। हमें चाहिए कि नहीं यार, ये रिटन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अटल बिहारी सर ने क्या बोला था अपने आखिरी मोमेंट। उसकी वीडियो बना दो। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सारा ऐसा वीडियो हम दिखाएंगे और उसके बेसिस पर वो ही लाइन उनके जैसा पढ़वा देंगे। तो मतलब पोस्टह्यूमसली हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब किसी को अच्छा मैसेज देना है, हर बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सर हैं, वो नहीं आके लोगों को संबोधित कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर वो कहीं बिज़ी हैं तो कोई बात नहीं है, उनका पर्सोनिफिकेशन है। बट अगेन इन सबका डीप फेक गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनसे कुछ भी कोई बुलवा सकता है फिर। आप लोग देखो कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ होते हैं, उनमें कोई भी फेर-बदल हो सकता है। वॉइस में चेंज करके कोई भी बैंक से कुछ भी धोखाधड़ी करके पैसे निकलवा सकता है, कि भई ये मैं फलाना बोल रहा हूँ, आप आपका अकाउंट मेरा अकाउंट आपके बैंक में होगा, उसमें से इतने पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं, आप बता दीजिए क्या भी है। तो उसने कहा हाँ यार, सर की ही तो वॉइस है, डेली बात करता हूँ मैं। ओके, ओके सर, डन, डन। हो सकता है कि उसने आपका फ़ोन चुरा लिया और आपका फ़ोन चुरा के डीप फेक वॉइस में आपसे बात कर रहा हो। तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए इसके अथाह एप्लीकेशन और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स भी अथाह हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एक और फंडा बताता हूँ, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वगैरह, तो वो देख लेते हैं एक बार। सॉरी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सबसे पहले आप लिख सकते हैं GPAI। ये क्या है? ये है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI। सिंपल। ये कहाँ हुआ? अपना न्यू दिल्ली में ही हुआ है ये अभी। इसमें कुछ ऐसे ही इंडिया के साथ 28 नेशंस हैं, उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इन लोगों ने एक गार्ड रेल बनाया। गार्ड रेल मतलब कि एक एक बोल सकते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट किया, कि जिससे हम लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कशन कर सके कि भाई क्या करना है। ये गार्ड रेल किसके तरफ सिंबलाइज कर रहा है? टू डीमो टू डेमोक्रेटाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब इसके लिए यही सब बात हुआ कि भाई कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, फॉर द ग्रेटर गुड कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सभी अच्छी अच्छी बातें जीपीए। इसके अलावा एक आपको जो और पता होना चाहिए वो था, यूरोप में आप बोल सकते हो कि एक एआई सेफ्टी समिट हुआ था। यूरोप के अंदर में एक एआई सेफ्टी समिट हुआ था। इसको ऐसे लिखता हूं, एआई सेफ्टी समिट यूरोप में हुआ। इसमें भी इंडिया भागीदारी था भाई। ठीक है। एआई समिट में यहां से एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं। उसका नाम लिखना, उसका नाम इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये है ब्लिचले डिक्लेरेशन। ब्लिचले डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ब्लेचले डिक्लेरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही सारी चीज़ें, कि भाई हम लोग को ना क्या बोल सकते हैं कि 28 नेशन, इसमें भी लगभग 28-30 लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर यही डिस्कस किया कि भाई हम लोग के पास एक ग्लोबल एक्शन प्लान होना चाहिए, जिससे कि हम लोग एआई को कंट्रोल्ड फॉर्म में डेवलप कर सकें, है ना? हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ग्लोबल एक्शन प्लान होना चाहिए। मतलब इस प्लान के अंदर में ना ये डिस्कशन हुआ कि भाई देखो, पंगा तो है, पोटेंशियल रिस्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इस पोटेंशियल रिस्क से लड़ने के लिए हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्सटेंशियल यूज करना चाहिए।
सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वो बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर डीप लर्निंग, ये जितने भी फंडास हैं, इन सब के लिए कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक आता है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन ने अपना एक एआई एक्ट पास किया है, उसके बारे में वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं पर लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो EU पास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, और ये ऐसा करने वाला पहला है, पहला देश है। अभी पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। लागू शायद 2025 से होगा। वही 30, 32, 34 घंटे का लंबा डिस्कशन था। इसमें इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ नियम कानून बनाए कि भाई, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी है विल स्मिथ वाली, उसमें बताता है कि भाई कोई भी एक रोबोट किसी इंसान का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये लॉ नंबर 1 है। लॉ नंबर 1 से डिराइव होता है लॉ नंबर 2, फिर लॉ नंबर 3, ऐसे करके 2-3 लॉज बनाता है। इस तरीके से इन लोगों ने भी पेनाल्टीज और कंट्रीज पर और बैन लगा दिया है कि भाई डीप फेक नहीं इस्तेमाल करना है, कहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटी है सिर्फ बात करने का। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने पास किया है ना। जो अपना इंडिया है ना, वहां पर बेसिकली देखो हम लोग बात करते हैं हर बार डीपीआईस की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इंडियन गवर्नमेंट का भी ये स्टैंड है कि भाई देखो, हम लोग क्या करें, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूं ही बाहरी कंपनियों के साथ नहीं लाने देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग बोलेंगे कि यार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि भारत एआई है ना, अपना लोग का कुछ बनाते हैं, गवर्नमेंट ड्रिवन होगा, उसको चलाते हैं, लोगों तक पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी डेंजरस, आप बोल सकते हैं मशीन्स, जिसको कि अगर यूं ही खुले में छोड़ दिया गया तो पता नहीं लोग क्या कर लेंगे। इसीलिए डिराइव करते हैं कि हम पहले गवर्नमेंट लेवल पर काम करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा यूपीआई जब सिस्टम आया, तो यूपीआई अभी फोन पे, पेटीएम, इन सबसे पहले क्या आया था? भारत पे, भारत का अपना एप्लीकेशन, उसका भारत क्यूआर कोड आया। वो सब क्या था कि गवर्नमेंट अपने डीपीआईस के थ्रू, मतलब कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लोगों को अवेयर करती है, विश्वास पैदा करती है। एक बार जब विश्वास पैदा हो गया तो फिर फोन पे, पेटीएम जैसे बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगे। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी गवर्नमेंट का यही स्टेप होने जा रहा है आगे के टाइम पर, ठीक है। तो एक मोटा मोटा थॉट याद रखना आप लोग हमेशा। कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज बता दो कि जीपीएआई जो है, वो जीपीएआई को कौन, मतलब ये जो कंट्रीज हैं किसका समूह, मतलब जीपीआई किसने स्टार्ट किया था, वो कौन सा समूह, उस कंट्री का क्या नाम है जीपीआई का, तो उसको एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना पूरा मुद्दा हो गया भाई इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे। एक बार देखूं कुछ छूटा तो नहीं है अपना। हम लोगों ने मशीन लर्निंग, एएनएन-डीएल, डिफेक्ट्स, हाँ न्यूरालिंक और ब्रेनवेयर छूट गया भाई। ओके ओके ओके, न्यूरालिंक और ब्रेनवेयर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज न्यूरालिंक? न्यूरालिंक इज समथिंग, यहां पर लिख देता हूं मैं, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक क्या है? एक कंपनी का नाम है ना, अ कंपनी हेल्ड बाय इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, है ना। तो उन्होंने एक न्यूरालिंक ने डेवलप्ड अ डिवाइस, उस डिवाइस का नाम क्या है भाई? अभी के लिए उसको हम लोग नाम दे रहे हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है? ये टेलीपैथी, ये एक स्मॉल चिप है टू बी फिट इन आवर ब्रेन, और इसको फिट करने के साथ क्या होगा? यू कैन कंट्रोल डिवाइसेस जस्ट बाई थिंकिंग, सोच के ही चला सकते हो। जैसे कि आप मेरे सामने आ गए, ठीक है, मुझे आपसे कुछ बोलना है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम आजकल, बहुत ही बुरा स्थिति, बढ़िया से मेहनत से जम के पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लेके आओ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, और आपको ये सारी बातें समझ में भी आ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो मेरे दिमाग के ऊपर लगा है न्यूरालिंक का टेलीपैथी, आपके दिमाग के ऊपर भी लगा है न्यूरालिंक का टेलीपैथी। हम लोग एक ऐसे डिवाइस से कनेक्टेड हैं जो कि सोच के सारा काम कर लेता है। मैं जितना भी सोच रहा हूँ ना, वो सारा चीजें लिखते जा रहा है, और चूंकि अब वॉइस ओवर और इन सब के लिए तो बहुत ही ईजी हो गया, तो वो आपके ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स दे रहा है जैसे कि वो मेरी आवाज हो। टेलीपैथी कैन बी पॉसिबल नाउ अ डेज विद द हेल्प ऑफ न्यूरालिंक। इसका हम लोग को सबसे अच्छा यूज क्या होगा? जैसे कि देखो जो लोग ब्लाइंड हैं, वो ब्लाइंड पर्सन्स भी अब बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे अपने आप।
ये ब्लाइंड पर्सन कैसे है, मान लो कि अभी हम लोग की आंखें क्या करती हैं, आंखें कुछ भी चीज देखती हैं और उसकी इमेज रेटिना के वॉल पर बना देती है कि नहीं। तो अगर आंखों की जगह कैमरा लगा दो, कैमरा जो होगा वो सारी चीजें देखेगा और आपके रेटिना पर वो ही इमेजेस पुश कर देगा, इसके जरिए न्यूरालिंक के जरिए या फिर टेलीपैथी के जरिए। तो क्या होगा कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी देख सकते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी बिल्कुल रंगारंग सब कुछ लाल हरा पीला नीला बढ़िया क्रिस्टल क्लियर 4K में दिख रहा है, वैसा नहीं। आप समझो कि अभी ना जैसे बेसिक वर्जन होगा कि उसमें हम लोग अभी इतना कुछ लोड नहीं कर सकते यार छोटे से चिप पर। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ये सारे इलेक्ट्रोड्स हमारे ब्रेन पर वो देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, है ना। इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इलेक्ट्रोड्स सेंड सिग्नल्स टू न्यूरॉन। उसी हिसाब से परफॉर्म करता है फिर। तो अभी ऐसा नहीं होगा जैसे पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा था, पहले बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन आया था, जैसे पेजर वगैरह होते हैं उसमें सब मैसेज टाइप हो जाता है। तो कुछ कुछ पहले हमारी जो आंखें आएंगी ब्लाइंड पर्सन की, वो पहले वैसे ही आएंगी भी, डब्बे 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 हर जगह। फिर धीरे 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 इसमें भी एडवांसमेंट आएगा। फिर कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि टेलीपैथी वाले डिवाइस पर सीधे HD 4K सब दिख रहा है, तो ऐसे ब्लाइंड वाले भी देख पाएंगे। पता चला इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है टेलीपैथी जो है वो एक इंसान को ये पावर दे दे कि अभी तो हम लोग सिर्फ विजिबल रेंज में देखते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेंज में भी देख रहा है, वो आपके इंफ्रारेड रेंज में भी देख रहा है। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये है न्यूरालिंक। दूसरा एक आता है ब्रेनोवेयर, लिखता हूं इसको भी, ब्रेनोवेयर। ब्रेनोवेयर क्या है, ब्रेनोवेयर्स आर ऑर्गेनॉइड्स, मतलब कि दे आर मिनिएचर ब्रेन्स, मिनिएचर ब्रेन्स built out of neurons, built out of neurons, यहां पर बोलता हूं लैब ग्रोन। मतलब हमारा न्यूरॉन हमसे नहीं निकाला गया है, लैब में न्यूरॉन को ग्रो किया गया है। कुछ ऐसे ही आड़े तिरछे लम्स हैं कुछ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो पूरा ऐसे ब्रेन जैसा कुछ दिखे, है ना, ये नहीं है। ऐसा कुछ कुछ भी लंप जैसा, और इसमें कुछ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड लगा के उसको फंक्शन दे रहे हैं, इसको ट्रेन कर रहे हैं। अभी जो डीप लर्निंग है उससे भी 10 हाथ आगे निकल रहा है ये ब्रेनोवेयर। क्यों, ब्रेनोवेयर आर द ऑर्गेनॉइड्स। हम लोग डीप लर्निंग में या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे तो हम लोग कॉपी कर रहे थे कि हमारा दिमाग सोचता कैसे, अब ये आर्टिफिशियली ब्रेन बना ही दे रहे हैं, है ना। कि ब्रेन कैसे काम करता है, इसको भी इनपुट दे रहे हैं सिग्नल और ये भी आउटपुट दे रहा है, और ये जल्दी सीख जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ब्रेनोवेयर अगेन बहुत बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बड़ा बड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझो इस तरीके से कि एक, हम सब मान लीजिए कि आप 1000 लोग हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। आप 1000 नहीं, चलो 999 कर लो, मेरे को लेके 1000 है, ठीक है। मेरे को लेके 1000 लोग हैं। अब हमें क्या करना है ना, आपस में बातचीत करनी है, आपस में लेक्चर शेयर करने हैं, हमें ये भी इंफॉर्मेशन देना है कि भाई कब क्लास होगी कब नहीं होगी, ये सारे आदान प्रदान हम लोग करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे सर टेलीग्राम पर आ जाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर फेसबुक पर भी बात कर सकते, कुछ लोग बोलेंगे इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते, कुछ बोलेंगे सर व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो। कई सारे प्लेटफॉर्म इसी एक काम को करने के लिए। और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि हम लोगों को, सब लोगों को भाई एक एक टी शर्ट खरीदने की नौबत आ गई, गर्मी आ रही है, हाफ टी शर्ट नहीं है घर पे, अब हाफ टी शर्ट खरीदना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अमेजोन पर चले जाएंगे, या फिर मिंत्रा पर चले जाएंगे, या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद लेंगे, या फिर जो भी अलाना फलाना जितना भी है। कभी हमें अपना मोबाइल बेचना पड़ गया तो हम लोग OLX पर चले जाएंगे, अगर दूसरे देश में होते तो eBay पर चले जाते। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे ये चीज़ें क्या है, ट्रांजैक्शनल वर्क है। या तो मुझे आपको कोई मैसेज देना है, या तो मुझे आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसा एक एसेट या फिर एक इंफॉर्मेशन शेयर करना है लोगों के बीच में। और आपको क्या चाहिए कि जो भी ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन का पूरा जो फंडा है ना,
वो किसी एक प्लेयर के हाथ में ना हो। जैसे अभी क्या है, व्हाट्सएप तो कोई एक कंपनी चला रही है ना, हमारा लोग का सारा डेटा बोलता तो है कि इंड टू इंड एनक्रिप्टेड है, लेकिन डेटा उसी के पास जा रहा है सब कुछ। सेकेंडली फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिसमें भी ये सबका नंबर कहाँ जा रहा है, एक पर्सन के पास जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं ना कि यार इतने सारे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड वन टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप इसी के जरिए सारे काम कर लो। एंड और इसमें आपको ना सिर्फ दो बातों का याद रखना है। सबसे पहला, आप इसमें लिखना कि ये क्या है, आपके लिए डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये आपके लिए क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, पीयर टू पीयर, या फिर हम लोग इसको P2P भी बोलते हैं। और दूसरा है कि इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। अभी इन सब का मतलब समझाता हूं, परेशान मत हो। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये सब एप्लीकेशन बनाने का झंझट छोड़ो, हम लोग अपने आप में एक टेक्नोलॉजी बना लेते हैं खुद ही। यही टेक्नोलॉजी सब पब्लिक के लिए ओपन है, ठीक है। अब मान लो मेरे को ये अनाउंसमेंट करना है कि कल क्लास नहीं होगी, सपोज मैंने बोला कि कल क्लास नहीं होगी। अब आप 999 लोग हो, ये मैसेज जैसे ही मैंने आपको दिया तो आप 999 लोगों के पास गया ये मैसेज, आप लोगों ने इसको अप्रूव किया कि हाँ सर ने बोला है, भाई सही बोल रहे होंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे सर, मुझे थोड़ी ना ले रहे हैं, 1 अप्रैल भी नहीं है कि अपना अप्रैल फुल बना दें, बोल रहे हैं कल क्लास नहीं है तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो आप सब लोगों ने उसको अप्रूव किया कि हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ सर क्लास नहीं होगी, सही बोल रहे हो आप। जैसे ही मैंने ये बात आप सबके अप्रूवल के बाद देखा, तो क्या हुआ कि एक मैसेज हम सबके पास ना, समझ लो एक कॉपी थी, उस पे ना ये बात छप गई, ऐसे पेन से छप गई जिसको कभी कोई मिटा ही नहीं सकता है, ना फाड़ सकता है, ना मिटा सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना जला सकता है, कुछ नहीं कर। उसमें लिख गया ये बात कि कल सर की क्लास नहीं। अब आप में से कोई कितना भी कोशिश कर ले, इस बात को मिटा ही नहीं सकता, इवन मैं नहीं मिटा सकता इस बात को, कोई नहीं मिटा सकता। ये क्या है, इंफॉर्मेशन आप सबके बीच में फैल गई। कब फैली, जब आप सबने इसकी पुष्टि की कि भाई सर बोल रहे हैं तो सही बोलेंगे। अब सोचो आप में से कोई चुन्नीलाल होता और वो चुन्नीलाल लिखता ये बात, तो इस कल सर की क्लास नहीं होगी, मजे मजे में लिख दिया उसने तो। लेकिन अब क्या आप सब लोग उसको अलाउ करोगे कि चुन्नीलाल सही बोल रहा है अपने लिए? हाँ, चुन्नीलाल कोई अथॉरिटी थोड़ी ना यहाँ पे, उसको क्या पता सर की क्लास होगी कि नहीं होगी, सर बोलेंगे सर की क्लास है कि नहीं है। चुन्नीलाल की बात नहीं मानेंगे, उसका कोई भी मैसेज इस कॉपी पर नहीं लिखा जाए। ये एक मैसेज का हो गया। फिर मैंने बोला कि बच्चों ठीक है, अब आप लोग अपने अपने डाउट पूछो, है ना। तो आपने बोला कि सर सबसे पहला मेरा डाउट है, मेरे को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं समझ में। ठीक है, ये क्वेश्चन लेजिटिमेट है ना। सब लोगों ने देखा कि भाई ये पारुल ने क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सही क्वेश्चन पूछा, सब ने उसको अप्लाई किया कि हाँ हाँ सही है सही है। तो उसका मैसेज भी एज ए ब्लॉक ऐड हो गया, इस कॉपी पर छप गया, सबके कॉपी पर इनफैक्ट ऑटोमेटिक छप गया कि पारुल ने एक मैसेज भेजा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं समझ में। फिर मैंने इधर से रिप्लाई किया। आप बात समझ रहे हो, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ बातों का नहीं हो सकता है। अब मान लो यही ट्रांजैक्शन हम 1000 लोग मिलकर कंपनी खोल लेते हैं, कंपनी खोलने के बाद हम लोग एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी यही होगा कि मैंने अगर पारुल को 10,000 रुपए दिए तो पारुल के पास ही 10,000 रुपए गए, इसके लिए सब लोग को पुष्टि करना पड़ेगा कि हाँ भाई 10,000 रुपए गए हैं, क्योंकि साफ साफ तौर पर ये ट्रांजैक्शन उनको विजिबल होगा, ये गए हैं। क्योंकि जो मेरा मैसेज गया है ना, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं कि सर ने इस फलाना टाइम पर इस फलाना अकाउंट से इतने रुपए पारुल के अकाउंट में ट्रांसफर किए, पारुल का अकाउंट अब इतना पैसे बढ़ गया है। अच्छा, कुछ सही लिखा है, तो सबने पुष्टि कर दिया कि हाँ भाई पारुल के अकाउंट में 10,000 रुपए गए हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो एक ब्लॉक ऐड हो गया, एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड हो गया कि हाँ 1000 रुपए 10,000 रुपए पारुल के अकाउंट में शिवम सर ने अभी ट्रांसफर की। ये भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन हो गया। मुझे अपना मोबाइल बेचना है, मैंने मोबाइल बेचना स्टार्ट किया, मैंने कहा कि मेरा मोबाइल ले लो यार, 5,000 रुपए में ले लो, सस्ता दे रहा हूं। अब ये मैसेज जैसे ही गया तो आप लोग के मन में डाउट आ गया कि यार ये सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, 5,000 रुपए में कहीं वो 10,000 ये 10 रुपए वाला या फिर कोई घटिया खिलौना तो नहीं बेच देंगे, कैसे विश्वास कर लें हम। तो मेरे पास ना एक सर्टिफिकेशन भी होगा साथ में, मान लो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, कुछ भी डिजिटल सर्टिफिकेट मिल सकता है मुझे, जो कि मेरे मैसेज के साथ ही कनेक्टेड होगा। जब मैं अपना मोबाइल बेचने के लिए आऊँगा ना,
तो उसी 5,000 रुपए के मोबाइल फोन के नीचे लिखा होगा कि ये ऑथोराइज्ड सेलर हैं इस चीज को बेचने के लिए और ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सही दे रहे हैं। आप लोग को बिलीव करने में कोई दिक्कत होगी? आप लोग भी बिलीव नहीं, आराम से बिलीव कर लोगे। जिसको परचेज करना है वो परचेज करेगा, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा और सब लोग पुष्टि करेंगे, सबको दिखता रहेगा कि भाई इसके अकाउंट से 5,000 रुपए निकल के शिवम सर के 5,000 रुपए आए हैं और मैंने भी अपना फोन इसको कुरियर करने के लिए जो मैसेज भेजा तो कुरियर का पूरा रिसीट लगा के देखा है। हर इंफॉर्मेशन लेजर के फॉर्म में ना नोट डाउन हो रहा है। जैसे कोई इंसान बैठ के लिख रहा है और उस इंसान को कौन है पता नहीं, लेकिन वो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता और वो इंसान सबको बताता है। दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज। हम लोग क्या करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में, देयर आर ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, देयर आर ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग कनेक्टेड बैक टू बैक विथ ईच अदर। कैसे बताता हूं। मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने ये 3 ब्लॉक्स ले लिए, ठीक। अब हर ब्लॉक पर 3 चीज का होना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या चीज है? पहली चीज चाहिए इसको, पहली चीज चाहिए इंफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफर करना है या फिर जो भी मैसेज देना है इसके सारी डिटेल्स इसमें होंगी। दूसरे नंबर पे ये जैसा इंफॉर्मेशन होगा उसके लिए एक हैश नंबर जनरेट होगा। हैश क्या है? ये एक यूनिक आइडेंटिटी है इस मैसेज की। अगर किसी ने ये मैसेज चेंज करने की कोशिश की तो ये यूनिक आइडेंटिटी भी हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर लिंक के तौर पर प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है इसमें। तो यूनिक आइडेंटिटी इज लाइक फिंगरप्रिंट, डिजिटल फिंगरप्रिंट, है ना। मान लेते हैं कि अब हमारे पास ये 3 ब्लॉक्स हैं और तीनों ब्लॉक का नाम है ए, बी और सी, ठीक है। बी से शुरू करते हैं। बी वाला ही मैसेज था जिसमें मैंने आपको बताया था कल क्लास नहीं होगी, तो इसका एक अपना मैसेज है, कल क्लास नहीं होगी। कल क्लास नहीं होगी कि इसके रिगार्डिंग एक हैश नंबर जनरेट हुआ। हैश नंबर है इसका 2B, ठीक। और इसके पहले भी यहां पर एक ब्लॉक था जिसका हैश नंबर था 1C। तो यहां पर इसका प्रीवियस हैश नंबर भी आ गया। प्रीवियस हैश क्या आया? 1C, भैया लिख देते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन सबने पुष्टि किया, इस ब्लॉक के साथ में एज ए चेन लिंक ये अटैच हो गया। क्यों, कैसे अटैच हुआ? क्योंकि इसका प्रीवियस हैश इसके एक्चुअल हैश से मैच करता है, ठीक। इस तरीके से अटैच हो गया। अब सिमिलरली आप लोगों ने भी बोला, जैसे पारुल ने रिप्लाई किया, इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं समझ में आया, तो मैसेज आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं समझ में आया। सब लोगों ने इसको पुष्टि किया कि हाँ सही बात है। इसमें भी क्या होगा, इसका इस हिसाब से एक हैश बनेगा। मान लो 39E, कुछ भी हो सकता है, रैंडमली यूनिक नंबर होते हैं, है ना। और ये इसका प्रीवियस हैश इस पे कनेक्ट होगा। प्रीवियस हैश क्या है? 2B आ गया। तो यहां पर भी एक कनेक्शन बन गया चेन के फॉर्म में, और ये इस तरीके से चलता रहेगा और ये ही इंफॉर्मेशन हम में से सबके पास होगा, सबके पास होगा। दिस इज हाउ दिस विल वर्क, हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली वर्क्स। अब यहां पर आपको जो बेचना है, जो करना है, सब कर लो। कोई लोग अपना आर्ट वर्क बेच देते हैं, कोई लोग अपना इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, कोई इसी पर क्रिप्टो करेंसी चला रहा है, कोई जैसे अब गवर्नमेंट ने अभी CBDC निकाला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चला। सब कुछ इसी पर चलेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बेस एप्लीकेशन, अब इस पर जो बिल्ड करना है बनाओ, है ना। समझ में आया क्या होता है? अब सोचो कि डिसेंट्रलाइज्ड क्यों बोला मैंने? डिसेंट्रलाइज्ड क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन सबके पास है। हर एक पर्सन पीयर टू पीयर बेसिस पर कनेक्टेड है अपने 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 सिस्टम से। ग्रुप ऑफ नेटवर्क है सबके अंदर, कोई भी ज्वाइन कर सकता है बाहर से, ओपन टू ऑल। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, सबके पास इस लेजर का, ये जो डिजिटल लेजर बन रहा है ना, कौन कितना क्या मैसेज किया, कितना हुआ, वो सब सबके पास लिखा हुआ, तो डिजिटल लेजर। दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यहां पर डेटा किसी एक के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ये डेटा सारा पब्लिक में हमेशा ओपन है। अब हाँ, इसमें ऐसा भले बोल सकते हैं कि भाई किसी का अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये सारी चीजें हम छिपा सकते हैं, वो अब बहुत टेक्निकल हो जाएगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा था। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ गया कि नहीं है? अब क्वेश्चन गलत मत करना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी से रिलेटेड हमारा एक फंडा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एज ए एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल आप लोग ले लेना। क्रिप्टो करेंसी भी यहीं पर मैं लिख देता हूं, इट इज नथिंग मोर देन दिस। दिस इज हाउ क्रिप्टो करेंसी विल वर्क। बस इसमें जो मैसेज था उस मैसेज की जगह पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी के लिए भी कुछ लोग क्या करते हैं,
पब्लिक फॉर्म में बना देते हैं, पब्लिक लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन इज अ पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, नहीं पता है, एवरीवन ट्रस्ट। और क्रिप्टो करेंसी, चलो यहां पर लिखता हूं कुछ बातें तो उस पर भी कर ही ले। यहां पर क्रिप्टो करेंसी क्या बोल रही है, सबसे पहले दिस इज अ काइंड ऑफ फंजिबल करेंसी। फंजिबल का मतलब यह होता है कि इट कैन बी ट्रेडेड या एक्सचेंज्ड। जैसे कि एक बिटकॉइन का जो भी वैल्यू होगा ये हमेशा दूसरे किसी भी बिटकॉइन के वैल्यू से बराबर होगा कि नहीं होगा, हर बार बराबर होगा भाई। इसका कुछ ना कुछ अमाउंट हो सकता है कि अगर हम लोग यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अगर करना चाहें तो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये 3 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर एक बिटकॉइन है ना। एक्सचेंज कर सकते हैं, डिफाइंड है ये, इसको बोलते हैं फंजिबल। ठीक है, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करता है। फंजिबल फंजिबल करेंसी है, फंजिबल करेंसी भी है, आप इसको डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हो। डिजिटल करेंसी, इसी में अब आप ये भी लिख सकते हो कि डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल अथॉरिटी। जैसे कि कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट, इन सब की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ना, सबके पास इंफॉर्मेशन है, किसी को आके इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये सब अपना अपना खुद ही देख लेंगे, है ना। ये सबसे ऊपर यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैठी है, वो सही बोल रहा है, मतलब उस टेक्नोलॉजी पर भरोसा है, मतलब वही बैंक है, वही गवर्नमेंट है, जो समझना है समझ लो। लेकिन उसका सारा इंफॉर्मेशन क्या होगा, हम सबके पास होगा। तो इसीलिए इसके लिए कोई अप्रूवल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, बैंक, गवर्नमेंट, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ भी सकती है अगर मान लो कोई क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट हुआ तो। यहां पर लिख देता हूं इफ पब्लिक। ठीक, लेकिन अगर प्राइवेट हुआ तो क्या होगा, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कैन ऑल्सो वर्क। यहां पर हो सकता है कि सरकार जो है, जो भी गवर्नमेंट है, वो कंट्रोल कर रही है उसको, वही चला रही है। ये जो टेक्नोलॉजी कौन ड्राइव कर रहा है, सरकार चला रही है। तो हो सकता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में। और इसी का एक बेहतरीन एग्जांपल क्या है, हमारा खुद का सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडी। इसमें देखो एक चीज और समझना आप लोग कि इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि उतना डिफिकल्ट हम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, बस एक लाइन में बोल रहा हूं, अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो इसको यहीं पर बिल्कुल से छोड़ दें, इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं। देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टाक्स एंड प्रूफ ऑफ स्टेक्स। ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक्स क्या है, एक बार लिखता हूं मैं इसको। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क जो भी पब्लिक क्रिप्टो करेंसी होती है, या फिर ब्लॉकचेन बोल देते हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो में यूज होती है, और प्रूफ ऑफ ये मोस्टली प्राइवेट जगह। अब ये क्या है एक्चुअल, समझना कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। प्रूफ ऑफ वर्क इज समथिंग जो सब लोग पुष्टि कर रहे थे ना कि हाँ ये आया आया आया, दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, यार हर बार मान लो 10 मिलियन लोग हो गए उसमें, या फिर 10,000 लोग हैं, तो हर बार कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए सबसे क्या। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग से लोगों को निर्धारित कर देते हैं कि भाई देखो इनके पास ये यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर कौन होंगे, जिनके पास सबसे ज़्यादा वो करेंसी होगी। मान लो सबसे ऊपर के टॉप 5 लोग हैं, उन्होंने बोला कि इसको एक काम करते हैं, हम बताते हैं ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। हम अपने हिसाब से
हम बता रहे हैं कि भाई ये पैसे ट्रांसफर हुए। अब आप सब लोग का टाइम बच गया, तो आप लोग क्या करोगे, चूंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके बिहाफ पर आपका टाइम सेव करके पुष्टि दे रहे हैं कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ है, मैं पुष्टि दे रहा हूं इस चीज की। तो प्राइवेट नेटवर्क इनको क्या करती है, एक आप बोल सकते हो कि फीस दे देगी कि चलो तुमने इतना मेहनत किया, ये सब कैलकुलेशन वगैरह सब देखा, बताया कि हाँ ये सही है, वैलिड है, ये लो छोटा सा पैसा, मजे करो, है ना। तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज समथिंग लाइक दैट, जहां पर कोई एक अलग बंदा या फिर एक एक ऐसा पर्सन जो कि काफी अच्छे पोजीशन पर है उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, वो आप सबके बिहाफ पर किसी भी एक इंफॉर्मेशन की पुष्टि कर रहा है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ये हुआ है, ताकि वो ब्लॉकचेन में अगला ऐड हो सके। दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, बस इतना ही समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आता है छोड़ देना, कोई बात नहीं है। फिर हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल नॉन फंजिबल टोकन, अब फंजिबल नहीं है कोई चीज तो क्या है, मतलब बिटकॉइन नहीं हो सकता है, इथेरियल जैसे बहुत सारे हैं ना ऐसे क्रिप्टो करेंसी, इथेरियल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। लेकिन हमें वो करना भी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा नॉन फंजिबल हो, एक ऐसा टोकन, एक ऐसा डिजिटल चीज हो जो कि ट्रेड ही ना हो कभी किसी से। ट्रेड इन द सेंस की मतलब उसको कोई एक्सचेंज ही ना कर पाए। मैं बोलता हूं कि भैया मेरे घर पे एक टेडी बियर पड़ा है जिसके की होल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना, ऐसा है नहीं, बता रहा हूं बस। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, फेक न्यूक्लियर बॉम्ब, नो डरो मत जा। अगर मेरे पास एक टेडी बियर है जो कि फेक न्यूक्लियर बॉम्ब उसके हाथ में है, मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो ये क्या होगा, मेरे लिए एक नॉन फंजिबल सेट है। क्या मैं इसके बदले कोई दूसरा टेडी बियर का ट्रेड कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसकी यूनिक आइडेंटिटी है भाई, ऐसा टेडी बियर मार्केट में कहीं मिलेगा ही नहीं। इसी तरीके से नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होंगे, पीस ऑफ आर्ट, सॉन्ग, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जिसको कि हम लोग ट्रेड इस वे में नहीं कर पा रहे, एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ट्रेड इन द सेंस कि इसको हम लोग पैसे देके खरीद सकते हैं, लेकिन इसका ट्रेड नहीं हो सकता, आदान प्रदान इस वे में नहीं होगा कि कोई कोई बोल रहा है कि भाई मुझे इसके बदले में कुछ और दे दो, और कोई बोल रहा है कि इसी के बदले में मुझे मान लो कुछ रुपए, जैसे ये कि आर्ट, सॉन्ग्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनके बदले में मुझे दूसरा आर्ट दे दो, इसके बदले एक गाना तुम दे दो, एक गाना मैं दे देता हूँ। 50 किलो गेहूं की बोरी से 50 किलो गेहूं की बोरी एक्सचेंज हो सकती है, बिकॉज दोज आर फंजिबल टोकन्स, दीज आर नॉन फंजिबल टोकन्स। ये भी पूरा का पूरा किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, इतना कुछ वो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा ही है। अब यहीं पर एक वो भी आ गया अपना सीबीडीसी की, हमने बात की थी। क्या है सीबीडीसी, क्या होता है सीबीडी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना, डिजिटल करेंसी। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई यूपीआई तो है ही अपने पास, यूपीआई स्कैन करके भेज देते हैं, ये इसकी जरूरत क्या पड़ गई? तो हमारे अमिताभ कांत सर ने बोला कि भाई देखो यूपीआई कैसे काम करता है पहले उसको समझो। मैंने आपके बैंक का अकाउंट नंबर का कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, मैंने पैसे भेजे, वो मेरे बैंक से आपके बैंक में कनेक्ट हुआ, आपके बैंक से फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, फिर उसका एक मैसेज आया आपको कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हो चुका है। इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव सीबीडीसीज। सीबीडीसीज वर्क ऑन क्रिप्टो, वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये प्राइवेट है, प्राइवेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्ड बाय आरबीआई। तो इन्होंने बोला कि यार आपका ना अकाउंट आईसीआईसीआई में हो, चाहे एसबीआई में हो, चाहे इंडियन बैंक में हो, चाहे किसी भी बैंक में हो, क्या मकसद है, क्या मतलब है?
आप सिंपली एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो कि आरबीआई के द्वारा कंट्रोल्ड है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जस्ट टू सी कि डिजिटल करेंसी कैसे वर्क करते हैं। इट्स नॉट लाइक बिटकॉइन, है ना, बिटकॉइन बिल्कुल अलग चीज है। बिटकॉइन इज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म, कोई रेगुलेशन नहीं है उसमें, इसमें रेगुलेशन है। इस डिजिटल करेंसी इज जस्ट लाइक योर सिंपल पेपर करेंसी। जेब में जैसे पर्स में आप लोग निकाल के चलते हो ना कि भाई यहाँ ये रहा, देखो ये कितने का है, छोटा नोट दिखाता हूँ आपको, ये 20 रुपए के नोट है ना। तो ये 20 रुपए का नोट जैसा है, ऐसे ही आपको ये 20 रुपए का नोट डिजिटल फॉर्म में दिखेगा। जैसे इस पे देखो लिखा होता है, क्या लिखा है, पहले तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट का साइन है, गवर्नर का साइन उसमें भी होगा, ज्यादा लाइट है ये तो। फिर इसके बाद इसमें देखो एक अलग सा नंबर दिया हुआ है 46L152,496 ऐसा, ये भी अलग से दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये सारी चीजें डिजिटल करेंसी पर भी लिखी होंगी, ठीक है। तो जब डिजिटल करेंसी पर भी लिखी होंगी तो इट विल बी लाइक कि मैं ना आपके बैंक को जानता हूँ ना आप मेरे बैंक को जानो। मैं सामान लेने गया, भाई 10 रुपए की चीनी खरीदी मैंने, ये लो 10 रुपए का डिजिटल करेंसी मैंने दे दिया उसको। एज इजी, हमें बस पेपर करेंसी जेब में लेके नहीं चलना है, वो हमारे मोबाइल में है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट डिजिटल करेंसी। समझ गए? डिजिटल करेंसी इज लाइक पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, अब इसमें सिक्के भी आते हैं, है ना, सिक्के भी हैं, नोट भी है, 5, 10, 50, 100, इसमें तो 2000 के भी नोट है शायद, एक बार देखना आप लोग। तो सब ले सकते हो आप लोग, है ना। आपको बस एप्लीकेशन में जाके, अभी क्या है पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3-4 बैंक को ही शायद अभी बताया गया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, तो इन्हीं लोग की तरफ रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इसको क्या सिंबल देते हैं हम लोग, ई रुपी, ठीक है। इसी का सिंबल इस तरीके से आप जाओगे ई रुपी खरीद सकते हो, और एक बार खरीद लिया तो आपके वॉलेट में आ गया, यहां पर वर्क्स ऑन वॉलेट, तो बस वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा इसमें, है ना। एक बार क्या होगा, जैसे कि ये मेरा वॉलेट है, मैंने अपने वॉलेट से निकाल के आपके वॉलेट में पैसे डाल दिए, इट इज जस्ट दैट सिंपल, बस इतना ही है, बस डिजिटल फॉर्म में। समझ में आ गया सीबीडीसी क्या होता है? ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और वो है अपना नैनो टेक्नोलॉजी। देखो ये सारे जो मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, उसका पर्पस क्या है कि आप लोग को ना टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाए। देखो लिखी हुई चीज अगर पढ़ाना है तो वो यार वो आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है और 10 इंटरनेट सोर्सेस पे भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको उस तरीके से समझाना चाहता हूं, उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं जिससे कि आपको एक्चुअल में उसका एसेंस पता चल सके। लैंग्वेज वाली भाषा, जो लिखी हुई वाली भाषा होती है, उसमें तो कोई भी आपको बता सकता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो उसमें, है ना। सिमिलर केसेस में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी में आते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो वर्ड है, नैनो लटकियाकार नहीं है ये, नैनो वर्ड का मतलब होता है ड्वार्फ, छोटा, और टेक्नोलॉजी का मतलब सबको पता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जहां पर हम लोग मैटर को नैनो स्केल पर मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं भाई? वी मैनिपुलेट मैटर ऑन नैनो स्केल। अब ये नैनो स्केल कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक की बात कर सकते हैं। अगर इस साइज में कुछ भी कर रहे हैं तो ये नैनो स्केल पर है। और ऐसा किया क्यों हमने? हम लोग को लगा कि यार कोई भी चीज अगर बहुत छोटे फॉर्म में देख रहे हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जा रहा है, यार ऐसे कैसे हो गया। अभी बढ़िया देखो, ये देखो क्या है, गोल्ड है, दिखा नहीं रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, गोल्ड है ना, आप लोग के पास भी होगा यार। ये गोल्ड अभी तो सॉलिड जैसा है, इसको अगर मैं पानी के ग्लास में अगर डाल देता हूं तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा? बताओ। अगर हो जाए फिर तो इसको पहन के हम लोग हाथ धोना भूल जाएं, है कि नहीं। लेकिन अगर यही गोल्ड मैंने नैनो स्केल पर डाल दिया तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। समझे? तो इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को इस साइज पर लेके आते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक ही बदल जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें लगा कि भाई जो हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ फिजिक्स है वो शायद नैनो स्केल पर अप्लाई नहीं होगा, हमें इसके लिए कुछ नई स्टडी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट किया
और इससे बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज हमने डिराइव करना स्टार्ट। इन सब चीजों का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको नैनो टेक्नोलॉजी। अगर नैनो स्केल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उसको नैनो साइंस बोलेंगे, है ना। कि जब हम लोग इसी स्केल पर, एटॉमिक स्केल पर आके हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज ऑल नैनो साइंस। नैनो टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी जैसे मान लो आप लोग, और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम अभी अगर मैं इसको रखूंगा हवे में तो क्या जल जाएगा? एल्यूमिनियम की शीट, कुछ नहीं होगा, उसको नॉर्मल है। नैनो स्केल पर डालते ही कंबस्टिबल हो जाता है, जलने लगता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ना बहुत सारे चेंजेस मिले, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और एक्सपेरिमेंट करते करते हम लोग पहुंच गए कार्बन के पास। कार्बन का अलग ही लेवल ऑफ स्ट्रक्चर था, मतलब कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, एटम लेवल्स पर काम कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखना यहां पर, जैसे मैंने बताया, गोल्ड अगर नैनो स्केल पर आ जाए, गोल्ड एट नैनो स्केल dissolves in water, और सिमिलरली एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो हाईली कंबस्टिबल। स्केल, ये कुछ एग्जांपल है, आपको हमेशा याद रहेगा इस चीज। तो नैनो टेक्नोलॉजी, जब भी हम लोग नैनो स्केल पर कोई भी चीज को मैनिपुलेट करते हैं उसको बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशंस पर बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, पहला लिखते हैं हम लोग ग्राफीन। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन इज अ सिंगल शीट, चादर जैसे होता है, चादर बना दो आप इसमें। इसमें चादर बनाने के साथ साथ आप ये भी समझो कि ये हनी कॉम्ब देखा है ना आप लोगों ने, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। बस इसमें क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो हर जगह पर लग रही है, और ये क्या है, सिंगल एटम का है, ऐसा कुछ। यहां पर कौन है, यहां पर कार्बन है, और ये कार्बन का एक सिंगल शीट है, बस सिंगल। ये समझ में आया आप लोग को? अब ये मतलब वैसे ही बढ़ा रहेगा, मैंने आपको एक छोटा सा इसका एक शीट बना के दिखाया। ये क्या है, ये है वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल। तो इसको यहां पर हम लोग लिखते हैं कि ये यहीं पर लिख देता हूं, ये क्या है, ग्राफीन है। ये ग्राफीन क्या करता है भाई, ग्राफीन के पास टू डायमेंशनल सिंगल लेयर्ड कार्बन एटम है, अरेंज्ड इन हेक्सागोनल शेप। लेकिन इसको उखाड़ा क्या हमने, इतना बना के, क्या मजा मिला हम लोग को? मजा ये मिला, हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो शीट है ना, अथाह पावर है इसके, अथाह पावर, जो बोलो सब काम करेगा। जैसे कि लाइट वेट, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, लेकिन हाईली कंडक्टिंग, सुपर स्ट्रेंथ। आप ये बोल सकते हैं कि इस लेवल पर, इस दुनिया में इससे मजबूत ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको, इतना स्ट्रेंथ है इसका, सुपर स्ट्रेंथ, हाईली कंडक्टिव, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए। अब ये क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, मतलब कि पानी को रिपेल कर देता है। लिख देता हूं, रिपेल्स वाटर। अब सोचो जब इतना स्ट्रेंथ है, इसको अगर हम लोग अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में सभी चीज़ों के ऊपर, या मोबाइल का स्क्रीन बना दिया इससे, सोचो कितना मज़ा आ जाएगा। और भी सबसे बड़ी बात,
ट्रांसपेरेंट है, और लो भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में, ग्राफीन ही ग्राफीन चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि ये इसमें इतना इतना छेद है ना, कार्बन एटम जो है वो तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है, बाकी तो सब होल ही होल है, तो इसीलिए वो पूरा शीशे जैसा साफ है, क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो ये क्या है? ग्राफीन है। अब सोचो कि इसी ग्राफीन को अगर हम लोग एक सिलेंड्रिकल शेप में फोल्ड कर दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मानो ये अपने पास, ये क्या है? ये ग्राफीन है। अब हम लोग इस ग्राफीन को क्या करें? एक सिलेंड्रिकल शेप में मोल्ड कर दें, ये ऐसा कुछ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? कार्बन नैनो ट्यूब। इसमें यही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का यही होगा, बस ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका एग्जांपल लिखते हैं भाई, कार्बन नैनो ट्यूब। इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूं मैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ग्राफीन। अब इसके एप्लीकेशन की अगर बात करोगे तो अगर एक लेयर ऑफ ये अपना जो कार्बन नैनो ट्यूब है, इसके अंदर अगर हम लोगों ने दूसरा लेयर ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब डाल दिया, इसको अगर इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस काम करेगा ये। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? ये लुब्रिकेंट जैसा काम करता है ना। साथ ही साथ ये अपने ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शनलेस लुब्रिकेंसी। सिंपली इसको हम बोल सकते हैं ड्रग डिलीवरी में बहुत काम आता है। आप लोगों ने स्टेंट का नाम सुना है? स्टेंट, क्या लिखता हूं? STENT। ये जब हार्ट स्ट्रोक्स आते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे जो वेन्स हैं, उन वेन्स में फैट जमा हो जाता है। जब ये फैट जमा हो जाता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो ये जो TNTs है ना, इनको हम लोग ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्स को अंदर भेजते हैं और अंदर भेज के इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो एक्सपैंड करने से क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल यहाँ पर जमा हुआ था वो भी हट जाता है एक तरीके से, पहले उसको भी साफ करते हैं, और जहाँ पर भी ऐसे वेन्स हमारे बहुत ब्लॉक होने वाले हैं उनको एकदम बढ़िया से तान के वो एकदम सिलेंड्रिकल शेप में डाल देता है। वहाँ से ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, हार्ट अटैक के कंडीशंस बहुत कम हो जाते हैं। तो इवन हेल्थ सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल हम अच्छे से कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर। अब अभी तक हम क्या बोल रहे थे उसको मैं अब बना के नहीं दिखा पाऊंगा यार, कि अभी तक जो ग्राफीन था, ग्राफीन को हम लोगों ने फोल्ड करके TNT बना दिया सिलेंड्रिकल शेप का। लेकिन अगर इसी चीज को मैं पूरा अच्छे से फोल्ड करूं और फोल्ड करने के बाद एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना दूं, बन नहीं रहा यार ये, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना दूं, मतलब स्फेरिकल शेप का बना दूं, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे फुलरीन। फुलरीन, जिसको हम लोग कार्बन 60, कार्बन 70, पकी बॉल, ये सब बुलाते हैं। ठीक है, फुलरीन जो है वो है स्फेरिकल शेप। फिर से लिखता हूं यहां पर, spherical shape exactly like a football, spherical shape of graphene exactly like football। फुटबॉल इमेजिन करोगे तो याद आ जाएगा, फुलरीन वैसा ही है। ठीक है, अब ये जो फुलरीन है, ये फुलरीन का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं? फुलरीन का इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग सुपर कंडक्टर्स में कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर कैन बी वन ऑफ दस फुलरीन, फुलरीन से बन सकता है सुपर कंडक्टर, और उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके अलावा हम लोग सेम मतलब बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में देख सकते हैं, मतलब हेल्थ वगैरह में देख सकते हैं, और इससे हम लोग फेरोमैग्नेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2-3 एप्लीकेशन है, आप लोग इसको चाहो तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं भाई इससे? फेरोमैग्नेट।
सुपर कंडक्टर, बायोमेडिकल साइंस, ठीक। तो ये कार्बन के कुछ अपने एप्लीकेशंस हो गए। एक ऐसे ही और है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स, नैनो डॉट्स जो है ना, इसमें आप लिख सकते हो कि ये एक तरीके के नैनो स्केल के स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इनके यूनिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी होती है। क्या लिख रहे हैं हम इसमें? यूनिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये क्या होते हैं? मान के चलो कि ये एक छोटा सा डॉट जो है, ये डॉट क्या है हमारा? नैनो क्वांटम डॉट है। ये मान लो क्वांटम डॉट जो है ये अपने नैनो स्केल पर ही होता है। वैसे ये है अपना क्वांटम डॉट। ये क्वांटम डॉट की खासियत क्या है कि जब भी हम लोग इस पे एक टॉर्च जलाते हैं, इस पे अगर लाइट डालते हैं तो इट विल इल्यूमिनेट। और किसके बेसिस पर ये इल्यूमिनेट होगा? ये डिपेंड करता है कि टॉर्च की इंटेंसिटी कितनी है, इसके लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वगैरह वगैरह। इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूरा जेल जैसा है, स्फेरिकल शेप में होता है क्वांटम डॉट, ऐसा बोल सकते हैं। स्फेरिकल शेप में है, नैनो स्ट्रक्चर में है, साइज जो है वही 1 से 100 नैनोमीटर के आसपास का है। और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नैनो क्रिस्टल बोल सकते हैं, साथ में नैनो क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। स्पेशल फीचर क्या है यहां से, क्या समझा हमें कि इल्यूमिनेट विथ डिफरेंट कलर्स व्हेन लाइट इज थ्रोन अपॉन इट। ठीक है, ये इसी तरीके से क्वांटम डॉट। अब इसका क्या यूज है, क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो आज के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो टीवी आती है, टीवी वो आती है क्यू एलईडी। वो क्या होती है? क्वांटम डॉट एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो नॉर्मली जो एलसीडी होती है, उसके बाद एक ओलेड आया है, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था, लेड, ओलेड, और इसी तरीके से क्वांटम लेड या फिर क्यू एलईडीज। तो क्वांटम डॉट्स वाली जो एलईडी है वो मोटा मोटा इस बेसिस पर ही काम करती है कि जब हम उस पर लाइट देते हैं ना तो अलग अलग कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे अलग अलग कलर शो करती है। तो उसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने डिजिटल स्क्रीन पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, सस्ता जुगाड़ है वैसे तो, ये ऐसा बोला जाए सस्ता जुगाड़ है। प्रॉब्लम ये है जैसे कि इसमें ना इतनी ज़्यादा कलर एक्यूरेसी नहीं है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऐसा दावा दे रही हैं कि भाई जो क्वांटम एलईडीज हैं दे आर द फ्यूचर। बनाना मतलब सस्ता है थोड़ा सा इसको बनाना, लेकिन क्यू एलईडीज जो होते हैं वो मतलब एक अलग टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम लोग क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल। और इनफैक्ट क्वांटम डॉट के लिए आपको पता है कि अभी एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। कौन से ईयर में मिला है? नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है 2023 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा फंडा अपना हो गया। अब इसी के साथ अपना जो एक नया फंडा है वो क्या है? 3D प्रिंटिंग का। इतने बड़े बड़े शब्दों में 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये है हमारे लिए एडिटिव टेक्नोलॉजी। सबसे पहला वर्ड एडिटिव टेक्नोलॉजी क्या है कि ये लेयर बाय लेयर जो है ना, ये मटेरियल्स को ऐड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक हाल फिलहाल में एक पोस्ट ऑफिस पूरा बिल्ड किया गया है 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके। हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। वो क्या करता है, जैसे मान लो कि हमें एक ऐसा ग्लास बनाना है, तो ग्लास बनाने के लिए ना सबसे पहले जो ग्लास का ऑब्जेक्ट, इसका मटेरियल है, वो मोल्टन स्टेज पर होगा। सबसे पहले एकदम नीचे वाला लेयर, एक लेयर बनेगा, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनेगा, फिर उसका तीसरा लेयर बनेगा, चौथा लेयर बनेगा, पांचवा, छठवां, सतवां, ऐसे करते हजारों लाखों लेयर्स के बाद
ये क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा ग्लास बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग 3D प्रिंटिंग्स को देखते हैं। मुद्दा ये नहीं है, 3D प्रिंटिंग तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मुद्दा है जो आज का बड़ा सा, वो है आपका 4D प्रिंटिंग। तो 4D प्रिंटिंग क्या होती है उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। क्या फोर्थ डायमेंशन में प्रिंटिंग कर रहे हैं क्या हम लोग? अभी 3D प्रिंटिंग से वैसे आप लोग समझो कि कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना, पूरा ऑटोमोबाइल कार बना सकते हैं। मतलब अभी उतना अच्छे से हम लोगों ने डेवलप नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन कौन सा मटेरियल कहाँ पर फिट करना है उससे पूरा का पूरा कार बन सकता है। और इनफैक्ट बहुत ही इंट्रिकेट कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अभी तक हम लोग नहीं बना पा रहे थे, तो 3D प्रिंटिंग से बहुत ईजी हो जाता है। उसके लिए कोई मोल्ड की जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट हम लोग 3D प्रिंटिंग से लेयर बाय लेयर प्रिंट करके कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरा, इसके बाद 4D प्रिंटिंग। 4D प्रिंटिंग क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ 3D प्रिंटिंग, नाम है बस 4D, इसमें फोर्थ डायमेंशन का नहीं है कुछ भी, है ना। काइंड ऑफ 3D प्रिंटिंग है, सबसे पहले तो यही समझ लो आप। फिर ये स्पेशल क्या है, 4D क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब एक बार ऑब्जेक्ट 3D प्रिंटेड हो गया, इट कैन चेंज देयर शेप्स। जी बिल्कुल, क्या है, आफ्टर प्रिंटिंग इट कैन चेंज इट्स शेप, या फिर ये बेंड हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि मान लो अपने पास ये दो मटेरियल, जब 3D प्रिंटिंग करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो मटेरियल या फिर ऐसा कोई दो मटेरियल लेके चलते हैं। एक हमारे पास होता है रिजिड मटेरियल जो कि उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और बीच में हम इनके लगा देते हैं कुछ एक्सपैंडेबल मटेरियल। ये जो मटेरियल है ये क्या है, ये है एक्सपैंडेबल मटेरियल। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट फोल्ड हो सकता है। अब ये एक्सपैंडेबल मटेरियल क्या होगा, ये हमारी चॉइसेस के ऊपर, जैसा भी चाहिए हमें। कोई भी हम पाइप बनाते हैं, हमें पहले क्या लग रहा था कि भाई ये सीधा पाइप है, सीधा पाइप कैसा, ये कुछ इस तरीके से पाइप है। लेकिन जब बनाया और इसको टेम्परेचर से गर्म किया तो ये बेंड हो गया। ये बेंड हो गया, क्या हो गया, ऐसा। और जितना बेंड हुआ था, वो जो बेंड होने वाला ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा हो गया, और इसको हम लोगों ने बाकी चीजों में ऐसा, ठीक। तो यहां से यहां ये ऑब्जेक्ट आ गया, क्यों आ गया, प्रिंटिंग के बाद ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि ये 4D प्रिंटेड है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक। यही है 4D प्रिंटिंग, डन है। इसके बाद 3D 4D प्रिंटिंग के बाद हमारा आखिरी टॉपिक आज का है, वो है अपना लेजर टेक्नोलॉजी। पढ़ते हैं, क्या है भाई, लेजर टेक्नोलॉजी। इसको क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिखते हैं लाइट टेक्नोलॉजी विथ सिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। क्या मतलब है, देखो एक एक प्रकार का लाइट ही है, ये लाइट ही है, लेकिन ये क्या है, इसमें बस स्टिमुलेटेड एमिशन है। स्टिमुलेटेड एमिशन का क्या मतलब है उसको समझाता हूं। उसको समझने के लिए आपके पास दो वर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला वर्ड है कोहेरेंस। काम कैसे करता है कि जो भी ऐसा पार्टिकल है, ऐसा बोलते हैं कि लाइट एमिट होता है उसमें से। कैसे होता है कि जब भी कोई पार्टिकल है, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जब लो एनर्जी लेवल पर आते हैं, उसके अंदर वाले लेयर्स पर कभी आते हैं, तो जो एनर्जी कम हुई है वो लाइट के फॉर्म में एमिट होती है, ठीक है। यही होता है कोहेरेंस। कोहेरेंस इसी को बोलते हैं। इसको यहां पर लिखते हैं कि विजिबल लाइट आर ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन हो रहा है भाई, जब हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव टूवर्ड्स मूव टू लो एनर्जी लेवल, ठीक। और एक इसका अगला फीचर है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमैटिक।
मोनोक्रोमैटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास ना सिमिलर वेवलेंथ होते हैं, सिमिलर वेवलेंथ। जैसे कि अभी बहुत सारे लाइट आप लोग देखोगे ना, दे आर द मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना। बट इसमें क्या होता है, एक सिंगल लाइट होती है, जो भी वेवलेंथ होगी एक सिंगल वेवलेंथ होगी, सारे के सारे वेव उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे, एक ही वेवलेंथ होगी, इसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती। मोनोक्रोमैटिक है, सिंगल कलर्ड है, सिंगल कलर्ड। मोनो मतलब वन, क्रोम मतलब कलर्ड, सिंगल कलर्ड लाइट। इसीलिए लेजर वगैरह कभी जलाते हैं तो देखो रेड कलर की आती है, ग्रीन कलर की आती है, ब्लू कलर की आती है ना। इसके बाद इसकी जो एक इंटेंसिटी है, या फिर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि भाई हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि ये ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, एक सिंगल लाइन में ये वेव ट्रैवल करके चली जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर। ठीक है, अब लेजर का यूज कहां करते हैं? देखो आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर ये कभी देखा है, अपना ऑप्टिकल फाइबर देखा होगा। ऑप्टिकल फाइबर में जो आपका इंफॉर्मेशन कवर होता है या ट्रैवल होता है वो लेजर के थ्रू ही होता है। तो मान लो कि ये एक लेजर इमिटिंग चीज है, वो यहां पर आपके पास गई, एक मिरर लगा हुआ था, और ये जो आपका वायर है, ये वायर क्या है, ये वायर है आपका मान लो ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो कलर चेंज, यहाँ पर एक आपका मिरर लगा हुआ है और ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, तो अब जो आपने लेजर प्रोड्यूस किया, वो लेजर क्या कर रहा है, सीधे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर ये भी ग्लास का ही बना है, ये इंफॉर्मेशन आपका डिफ्लेक्ट होते हुए जहां तक भी जाना है वो जा सकता है, एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये भी, ये क्या है, ये लेजर ही है। ठीक, अब इसी तरीके से लेजर का इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन में भी कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल DSOC, क्या बताया मैंने एग्जांपल, DSOC, ये है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। अभी किसने परफॉर्म किया ये यूएसए का जो साइकी मिशन था, उसने इसे इंफॉर्मेशन दिया। जैसे कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हम लोग को किस चीज की जरूरत है, हम लोग को भी ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत है, ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत है। इस ऑप्टिकल फाइबर किस चीज से बना है, ये बना है भाई ग्लास से, और इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसी के चलते ये जो लेजर इंफॉर्मेशन है ये ट्रैवल करती है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई ऐसा ग्लास नुमा ऑप्टिकल फाइबर ना हो, तो उसके लिए भी क्या हम लोग डायरेक्ट लेजर से कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो साइकी मिशन है ये अप्रोक्सीमेटली अभी अर्थ से 16 मिलियन किलोमीटर दूर है। वहां से इसने लेजर के थ्रू, लेजर ऑप्टिक्स के थ्रू इसने क्या भेजा है, सिग्नल्स भेजे, और इसका जो ट्रांसफर स्पीड है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। तो अब आगे आने वाले टाइम पर जो हम लोग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे, रेडियो वेव्स बहुत टाइम पे पहुंचता है यहाँ पर, लेजर लाइट इतना टाइम नहीं लेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ अबंडेंट ऑफ डेटा डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है फोटॉन्स के फॉर्म। तो इसीलिए जो लेजर है ना, लेजर टेक्नोलॉजी से हम लोग आगे आने वाले टाइम पर डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर, मतलब कि जो दूर बैठा हुआ कोई, मान लो सैटर्न पर कोई सैटेलाइट गया या फिर और दूर निकल गया, वो सब आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे हम। तो ये पूरा मुद्दा था अपने लेजर टेक्नोलॉजी का। तो भाई आज का ये लेक्चर जो है ना यहीं पर समाप्त होता है, पूर्ण विराम लेता है, और आशा करता हूं कि आपको ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी हमने डिस्कस की थी ना, ये सारी की सारी अब बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ चुकी हो। तब भी पर हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात किया, बेसिकली हम लोगों ने अपने बेसिक्स पर फोकस किया है, कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में समझ सकते हैं। किताबों में तो हर जगह लिखा ही हुआ है, आप तो पढ़ ही लोगे उसको, मैंने इसीलिए उसके पीछे बहुत भागने की कोशिश नहीं की है। रिवीजन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमेशा। तो कॉन्सेप्ट अब आई थिंक आपके क्लियर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह लगा के देखना, आई थिंक अब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बहुत कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली इन बेसिक से आप रिलेट करके देख सकते हो, अगर मेरे से गलती से कोई एक आधे छूट गए होंगे तो। अदरवाइज दिस इज मोर और लेस कंप्लीट, और आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इनको देखो, अगर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और ऐसे कौन से चैप्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी और
क्या पढ़ना चाहते हो, या फिर ये लेक्चर कैसा लगा और कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस है तो वो भी बताओ, उनको इंक्लूड करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर। तो फिर आज के लेक्चर को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।